चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए चैप्टर नंबर 3 कल देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की बिजनेस पॉलिसीज के बारे में। बिजनेस पॉलिसीज मेनली है कि भाई गाइडलाइंस। अब अगर कंपनी को आपको ठीक से फंक्शन करवाना है और मैनेजमेंट या गवर्नेंस अच्छे चलाना है तो एक पॉलिसी होना जरूरी है। बिकॉज जो हेरारकी है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ये कंपनी में काम कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल स्टाफ है। तो हर एक का अपना रोल जो है वो क्लियर होना चाहिए। सबको ये पता होना चाहिए कि उनके पावर्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है। और ये चीज अगर हम एक रूल की तरह डिफाइन कर दें तो आज मैं काम कर रहा हूँ, कल कोई और काम करेगा, कोई नया स्टाफ आएगा, पुराना जाएगा, लेकिन सबको पता होगी कि भाई सिस्टम क्या है। तो वो गाइडलाइंस के फॉर्म में हम एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम करके रख देते हैं। और यही बात यहाँ पे इन्होंने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में समझाई। अब फिर हमने देखा अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज बनती है डिफरेंट लेवल पे। तो 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, उससे सबऑर्डिनेट में बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, और उसके बिलो दैट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। देखो हर एक कंपनी जो डाइवर्सिफाई कर रही है या जो मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है, आज की डेट में बोलते हैं कोई भी कंपनी अगर सिर्फ एक बिजनेस पे या एक प्रोडक्ट पे अगर डिपेंड कर गई है तो वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत रिस्की है। बिकॉज मार्केट कब चेंज हो जाए यू नेवर नो। आप कोई भी बड़ा ब्रांड देख लो, वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते, दे ट्राई टू डाइवर्सिफाई। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत सोच समझ के हो जाता है। सीजन और साइकिल और ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। वो जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपस में ऑपोजिट होते हैं डिमांड सप्लाई में, अगर इसकी डिमांड कम है तो इसकी ज्यादा होगी, उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज अरेंज करने की ट्राई करती है कि यार एक नहीं बिकेगा ना, दूसरा कुछ ना कुछ तो बिकेगा। जैसे कुछ चीजें होती है जो लग्जरी आइटम्स है, यार जब मार्केट अच्छा होता है तो लोग इस पे खर्चा करते हैं, मार्केट बुरा होता है तो लोग बेसिक्स पे जाते हैं। तो भाई बेसिक्स भी बेचने पड़ेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बेचो जो रूटीन लाइफ में मजबूरी में खरीदने ही पड़ेंगे, वो बिकेंगे। और अगर मार्केट अच्छा होगा तो लग्जरी आइटम्स भी बिकेंगी। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। और एक प्रोडक्ट पे डिपेंड किया और थोड़ा भी मार्केट ऊपर नीचे हुआ, आपका बिजनेस ही गया सीधा। तो डाइवर्सिफिकेशन एक नीड हो गई जिसके बिना काम चलेगा नहीं। तो बड़े बिजनेस ग्रुप जो मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, उनका एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है जिनका ध्यान पूरे ग्रुप पे। जैसे अपन टाटा की या रिलायंस की बात कर रहे थे, या अदानी की बात कर लो, या और भी कोई कंपनी की बात कर लो, HUL की हमने बात की। तो इनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका फोकस हमेशा ही रहता है कि हमें तो पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाना है। भाई टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन के लिए टाटा स्टील भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जितना टाटा कॉफी है। कोई भी ब्रांड होगा उनका, उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट वो लोग सिर्फ मॉनिटरिंग और स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड काम सारा हर फील्ड में वो नहीं कर सकते। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना नेसेसरी हो जाता है। तो जो सेकंड लेवल पे आते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी मैनेजर्स, उनका काम क्या है, अपने अपने बिजनेस का ध्यान रखना। तो टाटा स्टील के जो हेड हैं, उनको सिर्फ टाटा स्टील के ग्रोथ से मतलब है। बाकी कंपनीज के लिए बाकी लोग काम करेंगे, वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। अब टाटा स्टील में भी मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, डिस्पैचिंग, इन्वेंट्री हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सब डिपार्टमेंट्स अलग है। ये सारे डिपार्टमेंट्स अपने आप में फंक्शंस हैं जो एक बिजनेस को कलेक्टिवली चलाने के लिए जरूरी है। तो फर्दर डेलीगेशन जब होगा तो हम क्या करेंगे, हर फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए एक फंक्शनल हेड, जिसको अपने प्रोडक्शन मैनेजर बोल सकते हैं या सेल्स मैनेजर बोल सकते हैं। अच्छा, लोअर लेवल स्टाफ में ना एक और कैटेगरी होती है, जैसे जो अपने बॉटम लेवल स्टाफ बोलते हैं, तो उसमें एक सुपरवाइजरी स्टाफ होता है और एक वो वर्किंग स्टाफ होता है जो एक्चुअली मशीन्स पे काम कर रहा है। तो फर्दर उनसे काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनल मैनेजर की। अब प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसमें जो लेबर काम कर रही है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये हेडेक किसका है, प्रोडक्शन मैनेजर का। वैसे हमने देखा कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अच्छा, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज में अपन ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे बात की। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी देखा कि जो प्रोडक्ट नुकसान में जा रहा है, जिसे कोई फायदा नहीं है ना, बेटर है कि मार्केट से बाहर हो जाओ, चलेगा। बहुत बार होता है कि लॉस में चलाना पड़ता है दिखते रहने के लिए, तो ब्रांडिंग होती रहती, चलो इस कैटेगरी में ज्यादा कोई प्लेयर्स नहीं है तो हम इस कैटेगरी को कंटिन्यू करते हैं। फायदा नुकसान अलग चीज है, बट अपनी प्रेजेंस मैटर करती है। एक एग्जाम्पल है नेस्ले का। नेस्ले भी ऐसी कंपनी है। नेस्ले कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है आपके, मैगी तो सबसे उनका हीरो प्रोडक्ट है। और कॉफी,
नेस्कैफे, सनराइज चॉकलेट्स और कुछ। हाँ बिस्किट भी आते हैं नेस्ले के, ठीक है। तो ये मेजर फूड प्रोडक्ट्स में है। और भी एक बड़ा खतरनाक इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिस पे बहुत बिजनेस चलता है इनका। हम्म? नहीं नेस्ले नहीं, आईटीसी है, नेस्ले नहीं। नेस्ले टोबैको में नहीं है। और कोई प्रोडक्ट और कोई कैटेगरी? तो आपका लेना देना नहीं प्रोडक्ट से, इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा। मेरा भी रिसेंटली लेना देना चल रहा है तो मेरे ध्यान में आ रहा है वैसे। हाँ बेबी फूड, हाँ हाँ। हाँ इसलिए बेबी फूड जो है ना, बेबी प्रोडक्ट्स जो है वो सारे उसमें भी। हाँ अब याद है। हाँ सेरेलैक, हाँ सेरेलैक है, वो नैन करके उसका प्रोडक्ट आता है जो एकदम इन्फेंट्स के लिए है। तो वो सब प्रोडक्ट्स में ना उनकी मोनोपोली है, मतलब अभी अब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बच्चे के लिए तो अपने वही प्रोडक्ट लेंगे जो डॉक्टर बोलते हैं, फिर अपना दिमाग तो अपने लगाते नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो वही करना है। अब वो जो बेबी फूड है उसमें और भी ब्रांड्स है, लेकिन नेस्ले एक नोन ब्रांड है और सबसे ज्यादा रीच उसी की है। और 99% डॉक्टर्स भी वही सजेस्ट करते हैं कि भाई अच्छा ब्रांड है, सेफ है, यही वाला दो, आपको दूसरी कंपनी में क्यों जाना है, वैसा हो गया। तो वहां पे ना ऑलमोस्ट उनकी मोनोपोली हो गई कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। अब इन्होंने क्या है ना, देखो हर कैटेगरी को टारगेट कर रखा है। बच्चा पैदा होते ही नेस्ले का कस्टमर है, ठीक है। पहले वो नैन ले रहा है जो फॉर्मूला मिल्क आता है, फिर उसके बाद जो बेबी फूड आता है उसमें सेरेलैक आ जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो चॉकलेट मांगेगा, तो किटकैट पकड़ा देंगे उसको कि ठीक है भाई अपने पास है। थोड़ा और बड़ा होगा तो मैगी खानी है, अब वो तो जन्म भर खाता रहेगा। फिर कॉफी पीनी है, वो भी लाइफ टाइम पिएगा। तो प्रोडक्ट ऐसे पकड़ रखे हैं ना कि बचपन से लेके जब तक आप हो ना, तब तक नेस्ले का प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते ही रहोगे। तो इतनी बड़ी कंपनी बना रखी है, पोर्टफोलियो ऐसे डाइवर्सिफाई कर रखा है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे बट ये मेन कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनके जो मार्केट में चलते हैं वैसा है। तो इनको भी ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हम कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और मेन प्रोडक्ट्स क्या है, सब चीजें हैं तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसमें जो रिट्रेंचमेंट वाला पॉइंट मैं बता रहा था, चॉकलेट्स में खासकर नेस्ले में, तो एक है ना मिल्की बार आती है, व्हाइट चॉकलेट, वो अच्छी आती है। अब वो उसका ना कंज्यूमर बेस बहुत कम है, लेकिन कम लोगों को पसंद आती है व्हाइट चॉकलेट। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है, हाँ अलग ही टेस्ट है उसका और उसकी ऐसी। और व्हाइट चॉकलेट में आपको कंपटीशन है तो बताओ, मिल्की बार का कोई कंपटीशन है? डेयरी मिल्क वाले की आती है, कैडबरीज की नहीं, उसकी व्हाइट चॉकलेट नहीं आती। अब ये नेस्ले में जो मिल्की बार वो बेच रहा है, अच्छा हर दुकान पे मिलती भी नहीं है, सप्लाई थोड़ा लिमिटेड है। हाँ मिल जाती है, बहुत कम जगह मिलती है, बट उतना नहीं कि डेयरी मिल्क आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मिल्की बार हर शॉप को वाला रखता नहीं है। अब उसको पता है कि अगर यहाँ बिक रही है तो दो चार पीस रख देगा। और वो ऐसे ना इतनी सारी पर्पल कलर की डेयरी मिल्क में ना एक आध मिल्की बार दिख जाती है बीच में, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से उसकी उतनी लिमिटेड रहती है। अब हो सकता है कि नेस्ले को मिल्की बार में उतना कोई फायदा ना होता हो, छोटी सी क्वांटिटी में बिक रही है। अब किटकैट की डिमांड कितनी हो देखो, और मिल्की बार की डिमांड उसके कंपैरिजन में कम है। वो चाहे तो मिल्की बार बंद ही कर सकता है। पर नाउ दे नो के मार्केट में एक ही प्लेयर है, वही है जो व्हाइट चॉकलेट बना रहा है, और तो कोई बना के बेच नहीं रहा क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं है। लॉजिस्टिक्स और उस सब में कुछ बचता नहीं होगा। अब वो सोचता होगा कॉस्ट टू कॉस्ट भी चल रहा है, थोड़ा माइनस में भी चल रहा है, तो ठीक है ना, किटकैट से इतना कमा रहे हैं, थोड़ी मिल्की बार नुकसान में बेच दी तो भी ठीक है। एटलीस्ट उस कैटेगरी में हम अकेले दिखते हैं कि व्हाइट चॉकलेट अगर खानी है, मिल्की बार, नेस्ले, आपकी ब्रांड प्रेजेंस दिखती है ना। कभी कभी ना नुकसान में ब्रांडिंग के लिए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कुछ नहीं मिल रहा मुझे लेकिन मेरी ब्रांडिंग हो रही है, उस सेक्टर में मैं दिख रहा हूँ, वैसा हो गया। अब किटकैट में देख लो, वहां से तो वो भर भर के कमा रहा है। अच्छा किटकैट के कंपटीशन में और कोई चॉकलेट है दूसरे ब्रांड? किटकैट जैसे मंच है और पर्क है, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क है। हाँ मंच, आपका बजट नहीं है तो आप मंच खाओ। हाँ अब बजट है तो आप किटकैट खाओ, फैक्ट बात वही है। हाँ 25-30 रुपए 40 रुपए खर्चा करना है तो किटकैट खाओ, 5 रुपए खाने तो मंच खा लो। 5 रुपए में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, चलो कि वो वेफर बिस्किट वाली चॉकलेट खा ली, लेकिन वो किटकैट वाली जो फिनिशिंग है वो आपको फील नहीं होगी। अरे किटकैट वाले ने तो प्राइसिंग में पूरी बैंड बजा रखी है, आप कभी दुकान पे जाओ किटकैट खरीदने, आप कंफ्यूज होकर वापस आओगे, समझ ही नहीं आएगा कौन सी किटकैट खरीदनी है। हर 5 रुपए गैप पे उसके बाद एक किटकैट है, 10 रुपए वाली है, 15 वाली, 20 वाली, 25 वाली, 30 वाली, 40 वाली, 50 वाली, 45 वाली भी है। अरे इतनी प्राइसिंग क्यों कर रखी है, हर 5-5 रुपए गैप पे एक एक किटकैट निकाल रखी है। अच्छा देख के समझ में नहीं आता कि अपना फायदा किसमें हो रहा है, नुकसान किसमें हो रहा है। मतलब 25 वाली लूं या 30 वाली ले लूं, मुझे बेनिफिट किसमें होगा वो समझ में नहीं आएगा। और इतना अच्छा मैथ्स होता नहीं कि अपने ओरली गिन ले कि पर ग्राम कौन सा सस्ता पड़ रहा है अपने ऊपर। हाँ मैं वो, हाँ हाँ वही पॉइंट पे आ रहा था, एग्जैक्टली वही बात है कि अब गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। इनको पता है पब्लिक बेचारी मैथ्स में वैसे ही सारे बचपन से डरते हैं। अब 25 रुपए वाली 35 ग्राम है, 30 रुपए वाली 40 ग्राम है, सस्ती कौन सी पड़ रही है, अरे ये तो सोचते सोचते टाइम हो जाएगा, जाने तो जो सही लगे ले लो। अब इन्होंने क्या कर दिया ना, वो जो एमआरपी के रूल्स है उसमें अमेंडमेंट कर दिया। अब उसमें ऐसा बोला है कि आपको ना पर यूनिट प्राइस लिखना पड़ता है। तो अगर 25 रुपए की चॉकलेट और 25 ग्राम है तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा 1 रुपी पर ग्राम। अब ये आसान काम हो गया, मैथ्स अपने को नहीं लगानी। तो दोनों पैकेट पे देख लो, ये 0.9, ये 0.85, तो भाई 85 वाली सस्ती है दे दे।
पैसा हो गया, जो पर ग्राम सस्ती पड़ रही है अपने वो ले लेंगे। तो अगर आपको फायदा नुकसान देखना है तो आप ऐसे गिन सकते हो, जो प्राइसिंग में पहले नहीं होता था। पहले टोटल प्राइस लिखा होता, तो अपने ये डीमार्ट में जाते थे ना घर का सामान खरीदने, तो भी अपन कंपैरिजन कर रहे होते थे कि ये 1 किलो इतने का है, ये 900 ग्राम इतने का, ये 1.5 किलो इतने का, सस्ता कौन सा पड़ेगा। अब इतनी मैथ्स तो आती नहीं है, तो अब मोबाइल में भी क्या कैलकुलेट करना है वो नहीं समझ आता है ना। हाँ मुझे पता है। हाँ, अच्छा मोबाइल निकाल लिया कैलकुलेटर, पर कैलकुलेट क्या करूँ, हाँ क्या करूँ। अपने को दो ही चीज पता है, तो डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, बट कौन सा करना है वो नहीं पता चल रहा है। फिर मम्मी को फोन करके पूछ रहे 1 किलो वाला लेना 1.5 किलो वाला। मम्मी बोले मेरी इतनी अच्छी मैथ्स होती तो तेरी भी होती बात खत्म हो गई। बोले तू देख ले, और मम्मी की अच्छी होती है पता है। हाँ हाँ, वो घर चलाते चलाते सारी लेडीज फाइनेंस मिनिस्टर हो जाती है। हाँ हाँ, तो वो तो हाँ, उसने उसको देख के नहीं लगता उसने घर चलाया होगा। उसका उसका हस्बैंड ही चला रहा होगा ऐसा लगा। ठीक है ना, घर चला रहा होता तो ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ ऐसा नहीं होता, फिर पॉपकॉर्न खाने देती बच्चों को और क्या। ठीक है। तो ये सारी कंपनी जो है वो लोग कितनी बार लॉस मेकिंग में भी कोई प्रोडक्ट चलने देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट भी चलने देते हैं, तो ये सब स्ट्रैटेजीज होती है। अब इन चीजों से आगे बढ़ते हैं, आगे आज का टॉपिक है वो देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, जो लास्ट अपन ने जहां से टॉपिक छोड़ा था ना वहीं से कंटिन्यू होगा। हर एक फंक्शन पे डिटेल में बात की विद एग्जांपल्स एंड केसेस, तो उसमें और मजा आएगा। सबसे पहला जो फंक्शन उन्होंने पकड़ा वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, पेज नंबर 52 पे आपको मिलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। अब ये पूरा टॉपिक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, आप पढ़ के आए हो एग्जीक्यूटिव में एफएम वाला पार्ट, तो उसी में से टॉपिक उठाए कि भाई कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही संभालना नहीं आएगा तो बाकी चीजें लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाली नहीं है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस में आपको किन चीजों का ध्यान रखना होता है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है। सबसे पहला पॉइंट बोला है फ्री कैश फ्लो। अब ये सब चीजें आपने सुनी हुई है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के पास ऑन हैंड कैश कितना पड़ा हुआ है। अब ये फाइनेंशियली बहुत मैटर करता है, इसके भी काफी एग्जांपल्स और केसेस हैं। अब एक एग्जांपल आप ले लो, एप्पल, गूगल, रिलायंस, टीसीएस, ये सब कंपनीज का। बीच में टीसीएस ने लास्ट 2-3 साल में 2 बार बाईबैक अनाउंस किया है, अगर आपके ध्यान में हो तो लास्ट 3 साल में उन्होंने 2 बार बाईबैक अनाउंस किया, आफ्टर कोविड किया है। 2 बार बाईबैक अनाउंस किया। टीसीएस ने बोला यार हमारे पास इतना सारा कैश पाइल पड़ा हुआ है, और लास्ट 2-3 साल से आफ्टर कोविड ना, आईटी सेक्टर में कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया था, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम, हर किसी को आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय चाहिए। हर कंपनी ने ना 20, 21, 22 में ओवर हायरिंग की, भर भर के आईटी वालों को जॉब दे दिया, पैकेजेस खतरनाक मिल रहे थे, और लोग स्विच कर रहे थे बार बार कंपनी, ज्यादा पैकेज दो मैं दूसरी कंपनी में आ रहा हूँ, ये चल रहा था। और 22 के बाद ना आईटी सेक्टर एकदम से डाउन। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यूके में आपने देखा वहां पे काफी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गए। यूके में प्राइम मिनिस्टर बार बार चेंज हुए, एक वो कोई लेडी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई थी, उसने 1 महीने में रिजाइन कर दिया। फिर ये अपना जो इंडियन ऋषि सुनक है, फिर वो इलेक्शन जीता, फिर वैसा हुआ, फिर उसके बाद वो हार गया, अभी दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो वहां पे वो सब चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ना उनकी इकोनॉमी बहुत डाउन है। अच्छा, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से भी उनको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका की साइड लेने गए और रशिया वाले ने बोला भाई ठीक है उसकी साइड ही ले लो, जाने दो। अब पंगा ये हो गया कि रशिया से जो गैस सप्लाई है वो सारा यूरोप में जाता है, और यूरोप 40% गैस सप्लाई रशिया से लेता है। अब यूरोप ने अमेरिका के कहने पे रशिया से सप्लाई लेना बंद कर दिया, उसके ऊपर वो सैंक्शन लगाने के चक्कर में। रशिया में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको सप्लाई नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तो मैं खुद ही देना बंद कर देता हूँ। अब बीच में फिर क्या हुआ, जब ये चीजें हुई तो यूरोप में ना गैस के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, इन्फ्लेशन, पब्लिक चिल्ला रही है तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर उसने बात की रशिया वाले से कि चलो ठीक है सप्लाई शुरू करते हैं। रशिया ने बोला अब मैं ही प्रोवाइड नहीं करूंगा, नहीं चाहिए। वहाँ पे क्या किया, जो सप्लाई का पाइपलाइन था ना उसमें ब्लास्ट करवा दिया, पूरा पाइपलाइन फट गया, आग लग गई, थोड़ा 2-4 दिन लगेंगे रिपेयर करने में, तब तक तुम देख लो क्या करना है। जानबूझ के खींचा खींचा खींचा, उस बेचारे को इतना पैनिक कर दिया ना, बोले जल्दी करो यार, महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक मार रही है हमको। तो अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में ना खुद की इकोनॉमी की बैंड बजा ली। रशिया ने सामने क्या किया, इंडिया चाइना वालों से बात कर ली, बोले तुमको पेट्रोल चाहिए तो सस्ते में हमसे ले लो, 15% डिस्काउंट। मोदी जी बोले आने दो, डिस्काउंट है तो हम मना नहीं करेंगे। वॉर के पहले रशिया से 1% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता था इंडिया में, हमारे टोटल इम्पोर्ट्स का 1%, आज के डेट में हो रहा है 35%। सारा सप्लाई चेंज। ठीक है, जो सप्लाई मिडिल ईस्ट से आ रहा था, यूएस से आ रहा था, सारा सप्लाई आने शुरू हो गया रशिया से। अब रशिया को इतना बड़ा कस्टमर मिल गया, इंडिया से बड़ा कोई कस्टमर है पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल कंजम्पशन में? दो बड़े प्लेयर, इंडिया और चाइना। एक पॉपुलेशन वाइज वो लोग ही यूज करेंगे, दोनों के साथ दोस्ती कर ली, दोनों को डिस्काउंट ऑफर कर दिया। अब सब लोग लेने लग गए, इंडिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है। अब रशिया ने यूएस को बोला कि तुम, तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारे दोस्त जितने भी है ना, मांगने मत आना, मैं सप्लाई देने भी नहीं वाला, तो मांगोगे तो भी नहीं दूंगा। तो यूरोप को ना बोल दिया। अब ये सारा इकोनॉमिक्स का जो बर्डन है वो उनकी इकोनॉमी पे आ गया, और बिजनेसेस का इम्पैक्ट हो गया। इंडिया में असर ये हुआ कि आईटी जॉब्स कम हो गई, बिकॉज अपना पूरा आईटी सेक्टर 70% रेवेन्यू वाइज यूके और यूएस पे डिपेंड करता है। तो अगर वहां मंदी आती है ना,
तो यहाँ सीधा अपने जॉब क्राइसिस हो जाता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपनीज ने निकालना शुरू कर दिया, आईटी सेक्टर डाउन हो गया। तो ये प्लस माइनस वाली जो चीजें है ना, वो यहाँ पे चलती रहती है वैसा है। अब जो बड़ी कंपनीज होती है वो लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, टीसीएस ने बोला कि यार देखो, हमारा भी 75% क्लाइंट बेस यूके और यूएस है, तो मार्केट डाउन है, तो हमारे पास कोई नया अपॉर्चुनिटी नहीं है। उल्टा जितना सस्टेन कर पा रहे हैं उतना ही कर रहे हैं, कुछ जॉब कट्स भी कर रहे हैं, वो सब चल रहा है। तो इतना सारा जो हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, वो प्रॉफिट हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई अभी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई नया एक्सपांशन हम कर नहीं सकते। तो इसे काम करो, बाईबैक कर लेते हैं, शेयर वापस ले लेते हैं, आप पैसा वापस ले जाओ। हम अननेसेसरी कैपिटल लेके रखे हैं, डिविडेंड देना पड़ता है, इससे अच्छा पैसे वापस लेके जाओ। तो उन्होंने 2 बार बाईबैक अनाउंस किया, और कितना 18,000 करोड़, 16,000 करोड़, इतने बड़े अमाउंट का 2 बार बाईबैक किया। अभी भी टीसीएस बोल रही है हमारे पास 15,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा हुआ है। हाँ, ये रियल फैक्ट है, क्योंकि टीसीएस वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनीज है इंडिया में जो डेट फ्री है। जीरो डेट है कंपनी के ऊपर, उनका कोई उधार नहीं है, कोई बैंक के लोन नहीं है, डेट फ्री कंपनी। तो टाटा की सबसे फ्लैगशिप कंपनी, बिकॉज बाकी सब कंपनीज पे डेट है, टीसीएस पे डेट नहीं है। तो वो इतना पैसा लेके बैठे हैं कि आगे क्या करना है अभी उनका कोई विजन नहीं है, लेकिन कैश पड़ा हुआ है। अब जो टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, ये सब लोग कैश पाइल मेंटेन करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, चलते फिरते कंपनियां खरीदते हैं लोग। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो मिलेगा, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां एक साल में 100 से ज्यादा कंपनीज अक्वायर करती है एवरी ईयर। और वो जानबूझ के मीडिया में आने नहीं देते, क्योंकि थोड़ा ना वो गुंडा राज चलता है इन लोगों का। एप्पल और गूगल वाली जो कंपनीज है, देखो टेक में क्या है ना, किसी का भी दिमाग चल सकता है। आपका दिमाग ना सुंदर पिक्चर से ज्यादा भी चल सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन तो है नहीं। लेकिन अगर किसी छोटी कंपनी ने कुछ नया इनोवेट कर दिया, तो ये लोग ना उस पर नजर रखते हैं। अगर इनको पता चल गया कि भाई इसने यार बहुत खतरनाक इनोवेशन कर दिया, आज ये छोटा सा मोबाइल एप्लीकेशन है, कल पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, तो थोड़ा आप ग्रो करोगे ना, उससे पहले आपको ऑफर कर देंगे कि भाई आपकी कंपनी हमें बेच दो। अब अगर आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो वो पूरा फोर्स लगा देंगे कि आपकी कंपनी चल ही नहीं पाए। अब आपका एप्लीकेशन फ्लॉप कैसे करवाना है, उसकी नेगेटिव मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको काउंटर कैसे करना है, सब रास्ते हैं हमारे पास। तो या तो आप स्टेक दे दो और आप शेयर होल्डर बने रहो, मेजोरिटी स्टेक हमें दे दो, या पूरी कंपनी बेच दो, पैसे ले लो, एक का चार ले लो, 4 गुना पैसा ऑफर कर देंगे आपको, आप ना ही नहीं बोल पाओगे। तो मेजोरिटी छोटे स्टार्टअप वाले ना ये समझ जाते हैं कि देखो इनसे पंगा लिया तो आज मेरी कंपनी की वैल्यू है, इनसे कंपटीशन में जीरो हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाऊंगा, बंद करनी पड़ेगी। आज मुझे क्या है, मेरी वैल्यूएशन का 5 गुना पैसा दे रहे हैं, थोड़ा बार्गेन करूंगा और ज्यादा दे देंगे, लेके निकल जाता हूँ। तो इतनी छोटी छोटी कंपनियां ये लोग अक्वायर कर लेते हैं, उसके लिए इनको बहुत हैवी कैश चाहिए होता है। तो फ्री कैश फ्लो ऐसी कंपनीज हमेशा मेंटेन करती है, जस्ट बिकॉज कभी भी शॉपिंग पे निकले ना कोई कंपनी खरीदने, तो अपने पास फंड होने चाहिए, ऐसा होता है, ये फैक्ट है। हाँ, कंपनी खरीदते हैं ना, रिलायंस वाले निकलते हैं शॉपिंग पे, बीच में तो बाइजूस वाला भी निकला था। हाँ वो शायद, ठीक है, वो व्हाइट हेड जूनियर खरीद लिया। वो 6 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा था, बोला क्या समझ में आ रहा है, 6 साल के बच्चे को कोडिंग कर रहा है, कुछ भी चल रहा है। माँ बाप बच्चों के पीछे पड़ गए, बोले टीवी पे दिखा रहे 6 साल का बच्चा कोडिंग कर रहा है, हमारा वाला भी करेगा। बोला यार ऐसे नहीं होता है, अलग चीजें होती है। ऐसे 6 साल का बच्चा कोडिंग करने लग जाएगा, पहले खुद को भी देख लो, खुद इतने टैलेंटेड हो कि बच्चे से इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, उसके बाद उसको प्रेशराइज करो, परेशान कर रखा है। ऐसी ही चीजें हो रही है। तो बाइजूस वाले ने आकाश ग्रुप खरीद लिया, व्हाइट हेड जूनियर खरीद लिया, ये सब कंपनीज, और वो और भी दूसरी 2 4 कंपनीज खरीद ली। जो एडटेक स्टार्टअप दिखा, थोड़े बहुत यूजर आ गए, चल पड़ा। बाइजूस वाला बोले मैं खरीद रहा हूँ, तो उसको लगा कि मैं भी अमेजोन और एप्पल के लेवल का हूँ, तो भाई टेक जायंट हो जाएंगे। आज हालत देखो क्या होगी। इन्वेस्टर के पैसों से ऐसे उड़ाए जाओगे, खर्चा किए जाओगे, थोड़ी ना चलने वाला है। तो अलग चीज है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये भी कंसेप्ट था, मे भी आपने पढ़ा है या नहीं ध्यान में नहीं, लेकिन एफएम में एक छोटा सा कंसेप्ट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ईवीए। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इतना डेप्थ में अभी जरूरत नहीं है। ईवीए में इन्होंने ये बोला था कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करनी होती है टू योर इन्वेस्टर्स। इन शॉर्ट, जो प्रॉफिट कमाया उसमें से इंटरेस्ट और डिविडेंड चुकाना होता है। इंटरेस्ट डिविडेंड चुकाने के बाद अगर आपके हाथ में कुछ बचता है, तो वो होती है कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसी से कंपनी ग्रो करती है। ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया, उसमें से पहले इंटरेस्ट भरा, वो नहीं था अपना कैश फ्लो, ईबीआईटी और इंटरेस्ट और वो सब। तो ईबीआईटी क्या है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से आप इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाते हो, फिर ईबीटी बचता है। फिर उसमें से आप टैक्सेस पे करते हो, तो पीएटी बचता है। पीएटी में से आप डिविडेंड पे करते हो, पहले प्रेफरेंस का फिर इक्विटी का। उसके बाद बचता है आपके पास जो पैसा, वो है रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के पास, आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स। यही पैसा कंपनी में री इन्वेस्ट होता है, और इसी से कंपनी आगे फ्यूचर में अपना बिजनेस ग्रो कर सकती है। तो जिस कंपनी के पास ये पैसा बचता है, बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, या कुछ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हुआ, प्लस में पैसा आया, और हर साल वो कंपनी में ग्रोथ में काम आएगा। और अगर आप सोचो, आप जितना पैसा कमा रहे हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ नहीं बचता है, या माइनस में जा रहा है, तो ऐसी कंपनी कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। देखो सब अपना पैसा मांग के ले जाएंगे,
डेट वाला बोलेगा मेरा ब्याज दे दो फिक्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड वाला बोलेगा मेरा डिविडेंड फिक्स है, इक्विटी वाला बोलेगा हमारा एवरेज डिविडेंड इतना चलता है हमें दे दो, और कंपनी उसे कम कमा रही है, तो 4 दिन में कंपनी बंद हो जाएगी। तो जो बैंक्स हैं लोन देती है या इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पहले देखते हैं कि कंपनी का ईवीए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ईवीए पॉजिटिव है मतलब सरप्लस बचता है, तो इन शॉर्ट कंपनी ग्रो करेगी, और ईवीए नेगेटिव है तो भाई ये कंपनी लंबा नहीं चलने वाली, इससे दूर रहो। तो एक फाइनेंशियल पैरामीटर है फॉर असेसमेंट ऑफ द कंपनी वैसा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसके बाद है असेट मैनेजमेंट। ये सब आपने रेशियोज पढ़े होंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, ये वो पॉइंट है, फाइनेंस का ही पार्ट है, आपके चैप्टर्स ही है सारे और कुछ नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कुछ याद हो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब आपके एफएम के टॉपिक्स थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब ईवीए, ये सब आपके एफएम के सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उसके बेसिस पे यहाँ रखा है, इसलिए मैंने इंटरनल एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं रखा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि डेट और इक्विटी का रेशियो कितना होना चाहिए, खुद के पैसे कितने लगाए, उधार कितना ले, जितना उधार लोगे उसमें इंटरेस्ट का थ्रेट रहता है, जितनी इक्विटी बांटोगे उतनी कंट्रोल कम हो जाता है क्योंकि शेयर देने पड़ते हैं। तो इसका एक राइट मिक्स, डेट इक्विटी का ऑप्टिमम मिक्स, वो अपने कैलकुलेट करते ही रह जाते हैं और वही चलता रहता है कंपनी में वैसा। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो वाला तो वो पॉइंट्स है। ग्रोथ के इंडाइसिस, अलग अलग इंडेक्स और कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिससे समझ में आए कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये सब कितना आ रहा है, वो फैक्टर्स देखे जाते हैं। रिस्क असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, भाई ऐसे ही चलते रहे तो कंपनी कहाँ जाएगी एंड ऑल, तो वो सब आपको गिनना पड़ेगा। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब जितना हो सके उतना कम भरो। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वही है कि मिनिमम टैक्स पे करो और ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाओ लीगली, विदाउट गेटिंग इनटू इलीगल थिंग्स, वैसा हो गया। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएंगे, इसमें तो मेरा ही चैप्टर आ गया, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, आपके ध्यान में होगा, नाम तो ध्यान होगा। हाँ, अंदर के टॉपिक्स में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, जितना डेप्थ में पढ़ाता हूँ ना वो चीजें छोड़ के चले जाते हो, पता है, एज अ टीचर इतना गुस्सा चढ़ता है। कैपिटल बजटिंग इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, सर वो तो छोड़ के चले गए थे, मतलब पहले ही बोलते थे छोड़ के जाने वाले, मैं भी छोड़ देता, फालतू में पढ़ा रहा हूँ। टैक्सेशन में मेरे साथ ये होता है, जितना डिटेल में पढ़ाता हूँ ना उतना लोग सर पीजीबीपी छोड़ के गए। हाँ, नहीं लोग आके बोलते हैं, नहीं लोग चैप्टर बोले सर पीजीबीपी छोड़ के गया था मैं, वो अलग बात है पर हाँ ऐसे लोग आते, मैंने पीजीबीपी छोड़ दिया, मतलब बड़े चैप्टर क्या है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन, टीडीएस, हाँ ये चारों चैप्टर में से कोई ना कुछ छोड़ के जाता है, मतलब तुम लोगों को डर नहीं लगता है क्या, मतलब एग्जाम देने जाते हैं कैसे हो इतना बड़ा चैप्टर छोड़ के। हाँ वो तो देखो पेपर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी आया नहीं आया तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा ना, तो छोड़ के जाने वाली तो हिम्मत ही अलग है, वो भी ऐसे टॉपिक्स जो इतने भारी है। अब क्या है, कोई चीज डिटेल में पढ़ाते टाइम डर लगता है, वरना पता नहीं चला एग्जाम में छोड़ के चले गए या मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ, तो हाँ, वो लगता है थोड़ा। चलो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये भी आपका एक चैप्टर था याद है। वर्किंग कैपिटल, वो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं कि कितने कितने दिन तक किस चीज में कितना पैसा फंसा हुआ है, रॉ मटेरियल में पैसा ब्लॉक है, डब्ल्यूआईपी में ब्लॉक है, वो फिनिश गुड्स में पैसा अटका हुआ है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है, डेटर्स पैसा देंगे तो 15 दिन के बाद आएगा, वो सब कैलकुलेशन होती है। ठीक है, आगे देखें। डिविडेंड डिसीजन भी आपका चैप्टर था, वो याद है, वॉल्टर गॉर्डन, हाँ एमएम अप्रोच, वो सब याद है। हाँ फॉर्मूला लगाए थे अपने, हाँ वो चीज। ठीक है, हाँ तो इजी चैप्टर था ना वही तो। चलो, तो फाइनेंशियल डिसीजंस या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज में सारा एफएम रिवाइज हो गया आपका। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो मार्केटिंग जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, आप क्या समझते हो, व्हाट इज मार्केटिंग, आपके हिसाब से क्या है, डेफिनेशन तो चाहिए नहीं मुझे, आप मीनिंग समझा दो अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आता हो। मतलब एडवर्टाइजिंग, हाँ। हाँ तो एडवर्टाइजिंग हो गया इन शॉर्ट। तो मार्केटिंग में सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही कवर होता है या और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछने का वही था कि दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के दोनों सेम, कुछ फर्क है, क्या डिफरेंस है, और मतलब हाँ सही है, तो बाकी चीजें और क्या होती है फिर मार्केटिंग अदर देन एडवर्टाइजिंग। स्पॉन्सरशिप, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, और कुछ इसके अलावा और कुछ आता है, क्योंकि अपन जनरली दोनों वर्ड्स है ना मिक्स करके बोलते हैं, कभी मार्केटिंग कर रहे हैं कभी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। वो आपने सही बोला कि एडवर्टाइजिंग जो है मार्केटिंग का एक पार्ट है, मार्केटिंग का जो टोटल प्रोसेस है उसमें और बहुत सारी चीजें होती है,
फॉर एग्जाम्पल, या अगर सिंपल टर्म्स में उसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने से लेके कस्टमर के हाथों तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज मार्केटिंग कंप्लीट। प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन बनाने के बाद कस्टमर के हाथ तक पहुंचाना भी तो है। तो जो पूरा प्रोसेस है ना, फ्रॉम द फैक्ट्री टिल द कंज्यूमर, वो पूरा प्रोसेस मार्केटिंग का ही पार्ट है। मतलब लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो चीजें होती है ना, वो मार्केटिंग का पार्ट है। प्रोडक्ट बनाना फैक्ट्री में अलग चीज हो गई, नहीं फैक्ट्री बना के रख दूंगा तो बिक जाएगा क्या? उसके लिए भी तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अब एक तो प्रोडक्ट की पहले अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर उसके यूजेस लोगों को समझाना, उसकी इंपॉर्टेंस समझाना, जो आपने बोला एडवर्टाइजिंग, वो हो गया। अब लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो भाई प्रोडक्ट कहाँ है? फैक्ट्री में पड़ा है, दुकान पे मिलता ही नहीं है, तो कोई सेंस नहीं। तो दुकान पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, उसमें आप होलसेलर से बात करो, उससे डील करो, आगे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, रिटेलर से बात करो, उसके दुकान तक गुड्स पहुंचाओ, ताकि कंज्यूमर जब जाए तो उसको गुड्स मिले। तो लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजें क्यूमुलेटिवली मार्केटिंग बोली जाती है। पर अपने दोनों वर्ड्स को क्या सेम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग मतलब क्या है, एडवर्टाइजिंग करना। एडवर्टाइजिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस, इसमें बाकी ये सब चीजें भी आ जाएंगी वैसा, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये तो जनरली आपको मीनिंग बता रहा था, बिकॉज सबको कंफ्यूजन इसमें रहता ही है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या स्ट्रेटेजीज आती है, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है, देखते हैं। सबसे पहले आप देख लो पेज नंबर 54 पे आ जाओ डायरेक्टली। देखिए यहाँ स्ट्रेटेजीज को ना आपको कंसेप्चुअली समझना है, बाकी लैंग्वेज का इतना इशू है नहीं। अलग अलग मार्केट पोजीशंस होती है मार्केट में, अलग अलग प्लेयर्स की। कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारी कंपनीज फाइट कर रही होती है, तो कौन किस पोजीशन पे मार्केट में स्टैंड कर रहा है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर मतलब उस प्रोडक्ट में वो भाई नंबर वन है, उसका कोई कंपटीशन नहीं। मार्केट लीडर वही होगा जो सबसे आगे चल रहा है, जिसकी सेल सबसे ज्यादा है, जिसका प्रोडक्ट की डिमांड सबसे अच्छी है, क्वालिटी बेटर है, प्राइस अच्छा है, ये सब पॉइंट्स हो गए, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट लीडर। इसके अभी लैंग्वेज में भी देख लो स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या है। मार्केट लीडर वो है जो मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है, तो मैक्सिमम जो गुड्स बिकते हैं ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल इसी का है, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट लीडर, मार्केट शेयर में सबसे आगे चल रहा है। अब इसका गोल क्या है? मार्केट लीडर का गोल ये है कि जो प्रोमिनेंट पोजीशन उसको मार्केट में मिली है, जो नंबर वन लेवल पे आया है, उसको मेंटेन करे और उसकी ब्रांडिंग और बढ़ती जाए, ताकि कॉम्पिटिटर उसके आसपास भी भटक नहीं पाए। जो नंबर वन है उसको तो यही करना है ना, अपनी रेपुटेशन बचा के रखनी है और लेवल बना के रखना है, उसको पीछे नहीं होना है ना वैसा। अब इसमें बोला है कि मार्केट लीडर्स जो होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत अनकन्वेंशनल तरीके भी यूज करते हैं आगे बढ़ने के ना। कुछ यूनिक करो, कुछ डिफरेंट करो, जो बाकी सबने नहीं किया वो करो। कभी कभी चल पड़ता है, कभी बैकफायर भी होता है, तो दैट डिपेंड्स, ठीक है वैसा। तो ये मार्केट लीडर्स अलग अलग अप्रोचेस लगाते हैं, इसमें कुछ नाम भी दे रखे हैं। पहले ही बोला प्रोडक्ट प्लोरिफिकेशन, अब इसको एग्जैक्टली मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या है, मुझे भी एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, वो अपन ने देखा था, अलग अलग कैटेगरी में आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करो। और डाइवर्सिफिकेशन में हमने देखा होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ। मल्टी ब्रांडिंग, मल्टी ब्रांडिंग में क्या होता है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट है, बट आप उसको ना डिफरेंट ब्रांड नेम से बेच रहे हो। हाँ, हाँ रिलायंस के जैसे, रिलायंस वाला ये करता है। और वो भी नेसेसरी है, अगेन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग के परस्पेक्टिव से। आप रिलायंस मॉल में जाओ, अपना रिलायंस रिटेल, ठीक है, रिलायंस रिटेल के स्टोर में आप जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिलता है, एफएमसीजी का, किचन वेयर का, एवरीथिंग। आप देखना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कुछ जैसे प्रेशर कुकर खरीद रहे हो, तो एक प्रेस्टीज का होगा जिसका नाम आपने सुना है कि भाई ये एक ब्रांड है। एक कोई और दूसरा ब्रांड भी होगा जिसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन प्राइस में काफी वेरिएशन होता है, क्वालिटी आपको थोड़ी सिमिलर लगती है। फिर आप वही अवेयर मतलब कैलकुलेट करके देखते हो कि प्रेस्टीज वाला प्रेशर कुकर तो 5,000 बोल रहा है, ये दूसरा वाला 3,000 का है, 3,500 का है, लेकिन क्वालिटी तो ठीक लग रही है, वारंटी ये भी दे रहा है। ब्रांड वैसे पता नहीं कौन सी कंपनी, बट रिलायंस वाले ने रखी है तो स्टैंडर्ड कंपनी होगी। ऐसे करके कितने लोग वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अब वो कंपनी का नाम कुछ एक्स वाई जेड अलग ही होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा ये रिलायंस का खुद का मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा ही होता है। अब रिलायंस मॉल में जाओगे ना, तो आपको ब्रांडेड जो ब्रांड्स आपने सुने हैं उसके अलावा जो सेकंड ब्रांड्स दिखते हैं ना, 90% रिलायंस का खुद का मैन्युफैक्चरिंग या वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, उसका खुद का ही ब्रांड होता है। बट अब वो लोग चाहे तो कर सकते हैं रिलायंस प्रेशर कुकर, तो आप जल्दी समझ जाओगे अरे ये तो रिलायंस का खुद का है, चल यही ले लेते हैं, और टेंशन कम हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, फिर वो कंज्यूमर बोर हो जाता है। तो यार रिलायंस के मॉल में जो सब रिलायंस रिलायंस ही दिखता है, प्रेशर कुकर भी रिलायंस का है, ये बाकी चीजें भी रिलायंस की है, वो ज्यादा हो गया। तो जानबूझ के ना वो लोग आपको चॉइस देने के चक्कर में अलग अलग ब्रांडिंग करते हैं, और उसका पेरेंट कंपनी एक ही होती है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप हर चीज एक ही कंपनी खरीद रहे हो। जैसे मैंने आपको उस दिन मोबाइल फोन वाला बोला, तो भाई पेरेंट कंपनी एक ही है,
ओप्पो वीवो करके 5 ब्रांड बना दिए, तो आपको लगता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो, जबकि ओनर एक ही है। तो ये लोग ना ऐसे ब्रांड्स में मल्टी ब्रांडिंग कर देते हैं कि अलग अलग ब्रांड नेम दे दिए, लेकिन ओनर एक ही है। वैसा भी होता है। ठीक है, प्रोडक्ट बेचना आसान काम थोड़ी ना है, किसी की जेब से पैसे निकलवाना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, वो भी इंडियन कंज्यूमर को कन्विंस करना कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा आपको दे दे, तो वो बहुत ट्रिकी काम है वैसे, तो ऑब्वियसली ये सब दिमाग लगाते रहना पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है, कितनी बार कंपनीज अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी करती है, इसका रिवर्स केस है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट पे अपना ही नाम है, जैसे अमूल वाला है, तो अमूल यूजेज अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। अब उसके आप चॉकलेट खाओगे तो भी अमूल चॉकलेट के नाम से ही है, मिल्क है तो अमूल मिल्क के नाम से ही है, कोई आप उसके बेवरेजेस पियोगे, उसके आइसक्रीम खाओगे, सब अमूल के नाम से ही है। तो वो एक ही ब्रांड की जो उसकी वैल्यू है उसका फायदा उठा रहा है अपने 50 प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अम्ब्रेला ब्रांडिंग, कि सिंगल अम्ब्रेला में अमूल के नाम में 50 प्रोडक्ट्स आ गए। बट रिलायंस वाला ऐसा नहीं कर रहा, तो दैट डिपेंड्स, वैसा रहेगा। क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स, ये तो होता है, देखो ये थोड़ा वो डर्टी गेम हो जाता है, लेकिन जो मार्केट लीडर है वो कोशिश करता है कि और कोई मार्केट में एंटर ना हो सके। तो आप जब भी किसी बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करोगे ना, सबसे पहले आपको परेशान करने सबसे बड़ा प्लेयर आएगा। फिर आपको लगे यार इतना बड़ा प्लेयर है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कल को आप उससे बड़े प्लेयर बन गए तो, क्योंकि उसके आने से पहले भी कोई बड़ा प्लेयर था जिसको उसने डिसरप्ट किया। तो हमेशा लीडर को ये टेंशन होती है कोई ना कोई नया आके ना एक दिन मेरा गेम खराब कर देगा। तो जैसे ही मार्केट में कोई नया आएगा जिसमें पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल उसको सबसे पहले दिखेगी, यार ये मेरे लिए ना आज नहीं, 2-4 साल बाद ना थ्रेट बनेगा, तो इसको जड़ से उखाड़ो, उसको काम ही मत करने दो। एक बार मार्केट से बाहर ही हो जाएगा ना, खेल खत्म हो जाएगा। और ये हमेशा हर लीडर को टेंशन रहता है। आप पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना, वो समझ आई गया होगा। हाँ, दिल्ली में जो हो रहा है ना। हाँ, अब बीजेपी है, कांग्रेस है, बरसों से लड़ रही है। एक टाइम पे कांग्रेस की मोनोपोली थी, फिर बीजेपी धीरे धीरे करके इतनी बड़ी पार्टी ग्रो हो गई। एक पॉइंट पे बीजेपी का एक एमपी था खाली पार्लियामेंट में, 90s में, सिंगल एमपी, ठीक है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कोई नहीं था। वहां से 2 सीटें आई, धीरे धीरे पता नहीं कितनी सीटें आई, आज आप देख लो मेजोरिटी है। तो कहाँ वो चीज पलट गई, तो कांग्रेस को तो दिख रहा होगा ना ये एक दिन परेशान करेंगे, तो तब उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी। पर आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अब बीजेपी पावर में आ गई, कांग्रेस का नाम खराब हो गया, तो आम आदमी पार्टी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो पहले डुओपोली चलती थी ना, इसमें बीजेपी और कांग्रेस दो ही तो है, या तो इसको वोट देना है उसको देना है, बाकी सबका तो कोई कुछ चलने वाला नहीं है। अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है पॉपुलैरिटी गेन करने की। अब वो लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, भाई दिल्ली तो सबसे पहले टारगेट कर लिया। दिल्ली जीतना मतलब आपकी ब्रांडिंग पूरे कंट्री में वैसी ही हो गई। अब गोवा में इलेक्शन था तो गोवा में भी चले गए फाइट करने, पंजाब में इलेक्शन था पंजाब चले गए फाइट करने, गुजरात में इलेक्शन था तो यहाँ पे आके फाइट करने। अभी जो अपना लास्ट स्टेट इलेक्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी का बहुत बज़ था यहाँ पे। और बात यह है कि भाई यहाँ की लोकल पार्टीज को टेंशन तो था, लेकिन वोट शेयर ये लोग ज्यादा खींच के ना ले जाए, तो प्रेशर तो बना हुआ था। नो डाउट सीटें उनको नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत अच्छा था। आई थिंक 15 या 16% वोट या कितने मिले थे अराउंड 6 करोड़, है ना, 15% से ज्यादा वोट शेयर था। 15% वोट आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिले थे, और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 6 करोड़ लोगों ने, वो 6 करोड़ की पॉपुलेशन है अभी, 6 से 7 करोड़, और यहाँ पे इनको जो वोट्स मिले थे वो अराउंड 50-60 लाख से ऊपर थे। तो जो वोटर पब्लिक है ना, उसका रेशियो निकालोगे तो 15-16% वोट्स उनको मिले थे। तो एक नई पार्टी, जो रीजनल पार्टी है, एक स्टेट में सरकार है दूसरे में लड़ रही है, उसको गुजरात में इतने वोट्स मिल जाना, दैट वाज रियली अ बिग नंबर। वैसा हो गया। तो और पंजाब में तो सरकार बनाई नहीं, उसमें फायदा हो गया क्योंकि वो फार्म बिल वाला मैटर चल रहा था, तो भाई बीजेपी को वोट मिले नहीं, कांग्रेस को हमें वोट कोई देने वाला नहीं था, तो बची आम आदमी पार्टी। तो वो दोनों नुकसान में थे, तो इसको फायदा हो गया। अब बीजेपी को डर रहने ही वाला है, यार ये एक स्टेट दिल्ली में इतना बड़ा सीएम बन के बैठा है, इसका मतलब इतने वोट आए हैं, पंजाब में सरकार बना ली, अब गुजरात में भी हाथ पांव मार रहा है, गोवा में इलेक्शन था वहां भी आ गया, कहीं अगर 2-3 स्टेट जीत लिए तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे स्टेट्स इसके हाथ में जाएंगे तो ये फ्यूचर में आज नहीं, 10-20 साल बाद थ्रेट बन जाएगा। तो अब इसको कैसे रोकना है वो देखो। तो देखा अभी दिल्ली इलेक्शन था, अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, ये केस चला दिया, वो केस चला दिया, इलेक्शन खत्म हुआ, छूट गया, अब वापस जेल नहीं भेजे। ऐसे ही होता है, तो करना पड़ता है ना। तो मार्केट लीडर को क्या एंट्री बैरियर बनाना पड़ता है कि लोग दूर से भाग जाए कि यार यहाँ तो रास्ता है ही नहीं अपने लिए। वो चीज है, तो वो मार्केट में आपकी पोजीशन का आपको फायदा लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। कल बात हुई थी इस पे, ये मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी। कॉर्पोरेट एक्विजिशंस, वही चलते फिरते कंपनियां खरीदते चलो, और क्या। मार्केट चैलेंजर, ये सेकंड बेस्ट, ये वो है जिसका सेकंड हाईएस्ट मार्केट शेयर है, और ये ना वो नंबर वन के एकदम पीछे पीछे ही चल रहा है। और नंबर वन को हमेशा टेंशन रहती है कि ये कभी भी ओवरटेक कर लेगा, तो उस चक्कर में वो और प्रेशर में रहता है। नंबर वन वाली पोजीशन ना प्रेशर वाली होती है हमेशा, क्योंकि आप टॉप पे हो ना, तो आपको हमेशा डर है कोई ना कोई टेक ओवर कर लेगा, तो वो चीज रहती है। तो मार्केट चैलेंजर्स वही है जिसका नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर है,
और ये डोमिनेंट प्लेयर के एकदम नेक टू नेक चल रहे हैं, और बस मौका मिल गया ना तो अपना मार्केट कैप्चर कर लेंगे, ये उस कोशिश में लगे रहते हैं वैसा। तो ये सब प्रेशर वाली चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट फॉलोअर। ये एकदम शांति से बैठे हैं, तुम लोग लड़ लो आपस में, हम आराम से आएंगे, हमको कोई जल्दी नहीं मार्केट में एंटर करने की, तुम लोग फर्स्ट सेकंड ये सब करते रहो वैसा है। हम आराम से बैक सीट लेके बैठे हैं। बहुत बार कंपनीज ये स्ट्रैटेजी पर्पसफुली यूज करती है, जब भी कुछ नया आता है ना एकदम मार्केट में, तो हर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ईवी कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार सेगमेंट में सबसे पहले इस मार्केट में या आज की डेट में सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर कौन सी कंपनी का है? टाटा। टाटा का ईवी मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, 85%। अभी शायद कम भी हुआ होगा, लेकिन लास्ट 2-3 साल से 85% मार्केट शेयर ईवी गाड़ियों में टाटा का था। बिकॉज आप देख लो रोड पे ईवी कार दिखती है, उसमें टाटा ही है जिसने बहुत ज्यादा लीड ली। सारे मॉडल्स उन्होंने टाटा के ईवी में कन्वर्ट करने शुरू किए। अब जो गाड़ियां पेट्रोल डीजल में आती है उसका सबका ईवी वेरिएंट लेके आ रहे हैं। तो ऑप्शंस दे दिए तो पब्लिक के पास और कोई चॉइस नहीं दूसरी कंपनी में, तो उनका ही परचेज करेंगे। तो टाटा की ईवी गाड़ियां बहुत बिकी। फिर महिंद्रा आया, महिंद्रा ने भी ईवी गाड़ियां लॉन्च कर दी। एमजी आ गया, एमजी ने पहले भी जेड एस ईवी लॉन्च की थी, अभी उसकी बाकी मॉडल्स भी उन्होंने ईवी में निकालने स्टार्ट किए। तो टाटा मार्केट लीडर, पायनियर, सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर। उसके पीछे महिंद्रा और ये अपना एमजी मोटर और ये सब कंपनियां आ गई। लेकिन सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट का मारुति अब निकाल रहा है। लेकिन अब कितने साल हो गए ना, टाटा वालों को तो इस मार्केट में आए हुए शायद 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी तक मारुति ने ईवी गाड़ियों में उतना लीड नहीं लिया। जबकि अगर 45-50% मार्केट शेयर किसी कंपनी का है मारुति का, तो उनके लिए ईवी गाड़ी लॉन्च करना कौन सी बड़ी बात है? इंजीनियर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उल्टा ब्रांड वैल्यू है, लोग परचेज भी करेंगे। लेकिन फिर भी मारुति ने पर्पसफुली वो मार्केट टैप नहीं किया। तो उनके सीईओ ने बोला कि देखो ईवी वाली चीज ना हमें अभी उतनी सस्टेनेबल नहीं लग रही है, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन के इश्यूज और ये सब है, रेंज का प्रॉब्लम है, बैटरी महंगी है, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो लोग बहुत जल्दी ईवी के पीछे भाग रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, लेकिन हमें जल्दी नहीं है। हम ना थोड़ा मार्केट देख रहे हैं, हम बैठे हैं आराम से देख रहे हैं, आप लोग बेचो गाड़ियां, हम तो कल भी आएंगे तो बिकेगी गाड़ी, ऐसा नहीं कि मारुति के नाम से बिकने नहीं वाली, बट हमें ना जल्दी नहीं करनी। तो वी आर जस्ट टेकिंग सम टाइम। हम मार्केट देख रहे हैं, बाकी प्लेयर्स क्या अचीव कर रहे हैं, प्राइस पॉइंट क्या रख रहे हैं, प्लस क्या है माइनस क्या है, सब देखेंगे, आप कर लो। उसके बाद हम जब मन करेगा ना तब एंटर करेंगे, तब तक नहीं करने वाले। उल्टा मारुति ने क्या किया, सीएनजी और हाइब्रिड, ये दोनों पे अपना फोकस बढ़ा दिया। वो बोले देखो सीएनजी और हाइब्रिड में क्या है ना कि पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन अवेलेबल है, ईवी अवेलेबल नहीं है। और अगर इसकी एवरेज हमने गाड़ी की इंप्रूव कर दी तो उससे सस्ते में हम ये गाड़ी बेच पाएंगे, और कस्टमर के लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारे लोग जिनको ईवी पे भरोसा नहीं है कि यार ये थोड़ा पंगे वाली चीज है, हाईवे पे जाना और लॉन्ग टर्म जाना हो, अभी नहीं है, तो लोग हाइब्रिड ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और मारुति इज द ओनली कंपनी जो हाइब्रिड पे इतना पुश कर रही है, और बाकी लोग ईवी पे ज्यादा पुश कर रहे हैं। तो मार्केट अपने आप में एक बैलेंस में चल रहा है। ये सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है। अब जाके मारुति ने बोला कि अब हम 2025-26 से ईवी गाड़ियों पे काम शुरू करेंगे, और आपको नेक्स्ट कमिंग ईयर में कुछ ईवी गाड़ियां हमारी दिखेंगी, अब बोल रहे हैं। जबकि बाकी मार्केट तो 3-4 साल से कितना आगे बढ़ चुका है। तो दे उनको कोई जल्दी नहीं है, तो पीछे नहीं रह गए, जान पूछ के उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये स्ट्रेटेजी है उनकी, दैट इज मार्केट फॉलोअर्स। ये आराम से बैठेंगे देखेंगे, वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी है ना वो यूज कर रहे हैं। तो रिसर्च डेवलपमेंट चलेगा शांति से। कभी कभी क्या होता है, दूसरों को काम करने दो, दूसरों की गलतियों से सीखो, ये भी होता है। फिर तेरे को जल्दी तो जाके कर, जहां जाके गिरेगा ना फिर हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम तेरी स्ट्रैटेजी कॉपी करके जैसे बेटर करेंगे, क्योंकि हमको पता है क्या नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है सबको पता है, क्या नहीं करना है वो जानना जरूरी है, वैसा है। तो ये बात है। फोर्थ पॉइंट आ गया इसका। अभी देखो पूरा आंसर हो गया आपका, 4 पॉइंट्स है ना स्पेसिफिक, पूछते हैं एग्जाम में, रिपीट होते हैं, कोई नई बात नहीं है, आपके पेपर में भी आ सकता है। नीश मार्केटिंग या मार्केट नीशर्स बोला जाएगा, ठीक है। नीश मार्केटिंग इज अ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जहाँ पे हम ना मास मार्केट को टारगेट ही नहीं कर रहे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे हजारों लाखों कस्टमर्स जिनके पीछे पीछे भागता रहूं। मैं एक स्मॉल कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक, और मैं उनको ही केटर करके खुश हूँ, मुझे उतना ही चाहिए। इस टाइप की स्ट्रैटेजी, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करना। और ये भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। अगर अपन ऑटोमोबाइल की ही बात कर रहे हैं तो इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें, तो जो लग्जरी कार सेगमेंट है, रोल्स रॉयस है। अब रोल्स रॉयस एक टाइम पे पूरे साल की सिर्फ 80 कार्स मैन्युफैक्चर करता था, 80। ये 5-7 साल 10 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ आपको, अभी उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। 80 गाड़ियां बनाता था पूरे साल में, एंड दैट इज लाइक वेरी स्मॉल नंबर। इतनी गाड़ियां तो मारुति की रोज एक एक शोरूम से बिक जाती होंगी। वो 80 गाड़ियां पूरे साल में बनाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये तो कुछ मतलब बहुत ही कम हो गया, तो ज्यादा बनानी चाहिए। पर एक गाड़ी कितने की बिक्री वो देखो, 5 करोड़ 4 करोड़ की एवरेज गाड़ी है।
और ऐसी वो 80 गाड़ियां बेच रहा है, तो भी साल का 400-500 करोड़ का उसका टर्न ओवर है। और एक गाड़ी बनाने में 6 महीने लगाते हैं। वो हैंडमेड बनती है, मैंने उसका पूरा वीडियो देखा था यूट्यूब पे, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। पूरा उसका शोर, मतलब इनका जो वर्कशॉप है कि कैसे एक रोल्स रॉयस बनती है, उसको उन्होंने पूरा दिखाया। तो एक एक चीज ना वो हैंड क्राफ्टेड और असेंबल्ड है। सारा जो नट बोल्ट टाइट होते हैं, बोनट फिटिंग होता है, ग्लास फिटिंग होता है, सब हाथ से करते हैं। तो मशीन से नहीं है कि फटाफट असेंबली लाइन पे गाड़ी लगाई, सब पैक हो गया, आगे चला गया, वैसा नहीं है। और एक एक का वो लोग मार्जिन ले रहे हैं कि फिनिशिंग जो है ना वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी का जो पेंट है ना, वो पेंट करने वाला बंदा भी उन्होंने स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, जो गाड़ी हाथ से पेंट करता है। डायरेक्ट मशीन में जाके गाड़ी पेंट नहीं हो रही। और गाड़ी आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपके घर पे उनकी टीम आती है, और वो आपको कलर पैलेट देते हैं कि आपको कौन से कलर की गाड़ी चाहिए। आप जो कलर का टोन सिलेक्ट करोगे ना, वो डिजिटली वो कलर के टोन की गाड़ी आपको बना के देंगे। मतलब एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होगा, इतना कस्टमाइजेशन। दूसरा, गाड़ी का इंटीरियर जो है, जो अपहोल्स्ट्री या लेदर है, वो आपको कौन से कलर का चाहिए, वो भी आप सिलेक्ट करो। उसकी भी उनके पास पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ कलर्स की रेंज है कस्टमाइज। तो ये एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर कलर का कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा इंटीरियर चाहिए, कैसा एक्सटीरियर चाहिए। और जो उसके अंदर जो लेदर सीट्स है ना, उसका स्टिचिंग भी हैंडमेड है, हाथ से स्टिच करते हैं। मशीन उसमें भी यूज नहीं कर रही, इतनी एक्यूरेसी। आप बोलोगे तो आपके नाम का लोगो गाड़ी में लगा के देंगे, सीट के ऊपर जो उसमें स्टिच करके देंगे, उतना एक्यूरेसी। आप कार स्टार्ट करोगे तो वो डिस्प्ले के ऊपर आपका नाम बोलेंगे, आपका नाम दिखेगा, उतना कस्टमाइज करके दे रहे हैं। अब इतना छोटा छोटा करके देंगे तो टाइम लगने ही वाला है ना गाड़ी बनाने में। तो देवर लाइक कि हमें इतनी गाड़ी बनानी है। फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस पूरे साल में से 3,000 गाड़ी बेचता है। 3,000 बहुत छोटा नंबर है। मारुति वाला एक एक महीने में एक एक मॉडल, मतलब 1.5 लाख गाड़ियां बेच देता है। इंडिया में मारुति की एक महीने में 1.5 लाख गाड़ियां बिकती है। और रोल्स रॉयस वाला पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3,000 गाड़ी पूरे साल में बेचता है। तो आप कंपेरिजन देख लो, नंबर समझ आ रहे हैं। अब रोल्स रॉयस वाले को क्या सस्ती गाड़ी बनाना नहीं आता होगा? 20 लाख की गाड़ी नहीं बना सकता वो? बना ही सकता है। जो 3 करोड़ की गाड़ी बना सकता है, उसको 20 लाख वाली तो आती होगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो उस मार्केट में आ ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपना मार्केट सिलेक्ट कर रखा है कि हमें एकदम हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट देना है, कस्टमाइज देना है। और जो अफोर्ड कर सके सिर्फ उसको बेचना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई 2-4 करोड़ लोग हमारी गाड़ियां खरीद लें। पूरे साल में 3,000 गाड़ियां बिकती है ना, वी आर हैप्पी। उससे ऊपर हमें जाना नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है ना, वो 20 लाख की गाड़ी में नहीं क्रिएट होगी। उनका विजन है, थॉट प्रोसेस है, तो वो लोग वैसे चल रहे हैं। और दूसरा भी रिकॉर्ड है, रोल्स रॉयस की जितनी गाड़ियां अभी तक बनी है, कुछ 1950s या 60s से लेके अभी तक, वो सारी गाड़ियां रनिंग कंडीशन में अभी भी चल रही है। 50-60 साल पुरानी रोल्स रॉयस भी वर्किंग है। तो इंजन की क्वालिटी देख रहे हो, 60 साल पुरानी गाड़ी आपको मारुति में देखने को मिलेगी। चल जाती मारुति गाड़ी 15-20 साल तो आराम से निकाल लेती है, ऐसे खराब नहीं होती। बट 50-60 ईयर्स के बाद भी वो सेम इंजन क्वालिटी मेंटेन हो जाए, तो वो चीज हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली उन्होंने वो अचीव किया। दे आर नीश मार्केटिंग, उनका नीश मतलब एक बहुत छोटा सेगमेंट, वो लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं, बाकी सेगमेंट में जाना नहीं है। और कोई प्रोडक्ट आपके ध्यान में है ऐसे जो नीश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? हाँ, लग्जरी ब्रांड्स जितने भी है, ये अरमानी, गुची, ये सब जो ब्रांड्स है, वर्साचे, जारा। अब जारा का एग्जांपल ले, हाँ, क्लोथिंग। अब नहीं, सस्ता कर दिया। अच्छा, नहीं तो मैं तो देखा लोग खाली फोटो खींच के आते हैं खरीदने। हाँ, 90% लोग क्या है, चेंज रूम में जाके कपड़े बदल के 5 फोटो खींच के आ जाते हैं। खरीद के निकलने वाले कम है। लेकिन वहाँ देखा जाए तो उन्होंने थोड़ा प्राइस पॉइंट कम किया अपना। बट एक पॉइंट पे वो उस कैटेगरी में था कि भाई हमें सिर्फ हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट करना है। बट बाकी ये गुची, जारा, मतलब अरमानी है, ये सब है, वर्साचे, ये सब ब्रांड्स को आप ले सकते हो। तो उनका टारगेट कस्टमर जो है वो उसी रेंज में लुई विटॉन और ये सब है। हाँ, तो भाई बैग्स ही देख लो कितने के आते हैं। 1-1 लाख रुपए के इतने छोटे छोटे बैग बेचे। मतलब उसमें उसमें पैसे कितने रखने के मिनिमम, उसका भी क्राइटेरिया है कि नहीं? तो 1 लाख का बैग लेके निकलो तो अंदर पैसे कितने रखने पड़ेंगे, उसका भी कोई रूल है? या उसमें 200-500 छुट्टे पड़े हो तो चलेगा? हाँ। हाँ, पैकेज इतना बड़ा बैग। हाँ वो, हाँ तो वो देख, लगना लग्जरी मेहनत हो रही है। 4 डब्बे खोलने पड़ रहे थे, प्रोडक्ट हाथ में आ रहा है। इससे तो अपना मिंत्रा वाला ठीक है ना, प्लास्टिक की थैली होती है, फाड़ो बैग बाहर आ जाता है। लग्जरी के नाम पे मेहनत अपने से करा रहे हैं, जबकि घर पे बंदा आना चाहिए। तो भाई तू बॉक्स खोल के दे, मैं क्यों मेहनत करूँ? 1 लाख रुपए दिए हैं तो 4 बॉक्स तू खोल और बैग हाथ में दे, मैं कुछ नहीं करने वाला। उतना होना चाहिए, बट नहीं है। तो नीश मार्केटिंग में यही होता है। एप्पल भी एक पॉइंट पे यही कर रहा था ना। एप्पल कहाँ, अब तो ठीक है। अभी भी देखा जाए तो उतना सस्ता तो नहीं है, देखा जाए तो। वो ऐसा हो गया ना कि लोग लेने के पीछे भाग रहे हैं, उसने अपना प्राइस पॉइंट नहीं तोड़ा है। नहीं नहीं, मेरे पास तो है नहीं, इसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तुमने ले रखा है आईफोन? तो हाँ, वो तो फिर पर्सनल हो गया ना। एप्पल पे अटैक नहीं करती, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करती है। हाँ हाँ, तुम लोग देख लो आपस में, ठीक है। नहीं तो वो जो ब्रांड है, उन्होंने जिस प्राइस पॉइंट पे उसको लॉन्च किया ना, तो दे आर नॉट टारगेटिंग मास पब्लिक, बट उन्होंने अपनी वो ब्रांडिंग आपके माइंड में परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया है ना कि अब 60,000 70,000 का फोन है, आप अफोर्ड कर नहीं सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी करके लेना तो है ही। वो ब्रांड परसेप्शन क्रिएट कर दिया। वो 15,000 में आईफोन नहीं बेच रहे, वो 60,000 70,000 का ही बेच रहे हैं। आप अपने आप को पुश करके उस लिमिट तक जा रहे हो ईएमआई के ऑप्शन पे, वो अलग चीज है, ठीक है। बट कंपनी ने तो अपना एक रेंज क्रिएट कर रखा है कि इससे नीचे नहीं आएंगे। अब सोचो आईफोन ने अगर 25,000 वाला मॉडल निकाल दिया, लेगा कोई? तो जो उसका 70,000 वाला है उसकी भी वैल्यू खराब हो जाएगी। दो चीजें हो सकती है, या तो ओप्पो वीवो बंद हो जाएगा कि अब बाकी के लोग 25,000 वाले फिर आईफोन ही लेंगे, फिर वीवो क्यों लेंगे। लेकिन फिर ये है कि जो 80,000 वाला आईफोन ले रहा था, उसके माइंड में ना वैल्यू खराब हो जाएगी। अरे यार क्या है, हर कोई लेके घूम रहा है यार, वैल्यू खत्म हो गई, ऐसा होता है। वो चीज मेरे साथ हुआ है, मेरे केटीएम की बाइक थी। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, पहले पहले चलानी, पहले चलानी बंद कर दी मैंने, फिर बेच दी मैंने जान पूछ के। अब पहले शुरू शुरू में लेके निकलता है, अरे केटीएम है, अरे केटीएम लेके निकला है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ मैं क्यों लेके निकला हूँ वैसा। तो 400 सीसी की बाइक ली थी, शौक शौक में जब ली थी ना, तब तो काफी ब्रांड वैल्यू अच्छी थी। तब ये छपरी वाली कम्युनिटी के हाथ में आई नहीं थी वैसा, तो तब अच्छी वैल्यू थी, तो मैंने तब अच्छे चले। ये बिफोर कोविड तक तो सब नॉर्मल था, मैंने 2015-16 में ली। बाद में हाँ पूरा बिगड़ा है, तो 20-21 तक मैंने चलाई। उसके बाद 1-2 साल तो घर पे से मैं निकालता ही नहीं था। तो ये पड़े पड़े पुरानी हो रही थी, मतलब आप बेच देते हैं, इससे तो बेटर है कि मैं ओला लेके घूमूं। अब मैंने वो बेची और सामने ओला ली। बोला इसमें ना वो छपरी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, ये फिर भी ठीक है कि एटलीस्ट पेट्रोल बचा है। लेकिन वो केटीएम लेके निकलो ना, तो मैं केटीएम पे निकला हूँ, कोई केटीएम पे वो डीएसएलआर लेके फोटो खींच रहा है, रास्ते में बैठ के पता नहीं क्या किया, वो बाल तो ऐसे कलर के बना रखे होते हैं। मुझे ऐसा हो जाता है यार, नहीं नहीं गलत हो गया, ब्रांड चेंज करना पड़ेगा। उस चक्कर में केटीएम बेचनी पड़ी। ठीक है, तो ये नीश मार्केटिंग वही है कि हर सेगमेंट में जो कंपनीज है ना, वो एक सिलेक्टेड टारगेट कस्टमर को ही टारगेट करती है। ये उल्टा भी होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स ही नीश होते हैं। मास प्रोडक्ट भी एक तरीके का नीश हो गया ना। कुछ कंपनीज ऐसी जो महंगे प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहती, मतलब हम सस्ता प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। हम लग्जरी कस्टमर्स को केटर नहीं करते। अब मारुति कौन सी 1 करोड़ की गाड़ी आती है, उनको नहीं बेचनी है, ठीक है, तो वो सस्ती, उनका टारगेट ही मास कस्टमर है। वो भी तो एक सेगमेंट ही हो गया ना, वो एक ही सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उस दिन ये भी आया था, एयरबैग वाला मैटर आया था। गाड़ियों में एयरबैग्स सेफ्टी का इशू चल रहा था, बहुत एक्सीडेंट्स हुए। तो पहले क्या था, 2 एयरबैग कंपलसरी थी, बाकी एयरबैग मैंडेटरी नहीं थी। तो बहुत मैटर उठा के यार होना चाहिए, पीछे जो राइडर बैठा है उसका क्या, कार एक्सीडेंट में जो पीछे बैठा है उसकी डेथ हो रही है क्योंकि पीछे एयरबैग नहीं है। तो 6 एयरबैग ना कंपलसरी होनी चाहिए। अब मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जो रोड ट्रांसपोर्ट और ऑटोमोबाइल का देखते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हर गाड़ी में अब 6 एयरबैग कंपलसरी है। और अब वो रूल आ चुका है। मारुति के एमडी ने क्लियरली इसका अपोज किया कि बोले यार ये तो गलत बात है, कॉस्ट बढ़ा रहे हो आप गाड़ी की। बोले हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो हमारा टारगेट मार्केट है, मिडिल क्लास कस्टमर, उसको हम कैसे केटर करेंगे जब गाड़ी की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो क्रिटिसाइज भी बहुत किया लोगों ने, क्या तुम लोग खाली मतलब सस्ती गाड़ी बेचने के चक्कर में लगे हो, कस्टमर की सेफ्टी की तुमको वो नहीं पड़ी कि यार एक्सीडेंट हो जाए तो। मारुति गाड़ियों में हाईवे में एक्सीडेंट होता है, बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके कंपैरिजन में टाटा और महिंद्रा इंडियन कंपनीज है, उनको 5 स्टार रेटिंग मिल रहा है, क्रैश टेस्ट में आप देखते हो 5 स्टार रेटिंग आता है उनका। तो दो इंडियन कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तीसरे को क्या प्रॉब्लम है। तो क्रिटिसिज्म भी चलता है, बट वो अपना प्राइस पॉइंट वाला एंगल पकड़ के बैठे थे कि वे सस्ते में देना है, ये है वो है, तो वो भी एक सेगमेंट है जो उन्होंने टारगेट कर रखा है वैसा। हाँ, नैनो टाटा की थी। अब टाटा का ऑब्जेक्टिव तो यही था, उनका वो विजन वैसा था कि टू व्हीलर्स को रिप्लेस करना है। देखो जो 3-3 4-4 लोगों की फैमिली एक्टिवा पे जा रही होती है, बाइक पे जा रही होती है, तो रतन टाटा सेठ कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अनसेफ है। अगर इसके बदले, अगर यही प्रॉब्लम है कि बजट इशू है, तो छोटी गाड़ी बनाते हैं जो बाइक से थोड़े पैसे ऊपर डाल के मिल जाए आपको, और आप फैमिली को सेफली लेके जा सको। वो विजन जो था उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में तो दम निकल गया, और इतना मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुई। और रतन टाटा जैसे लेवल पे भी अगर फेलियर हो सकता है, तो सोचो आप और मैं कहाँ पे। तो फेलियर अपने सबकी जर्नी का पार्ट है। इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी अगर फेलियर आ सकता है, जबकि सब कुछ है उनके पास, रिसोर्सेज के नाम पे क्या नहीं है, लेकिन फिर भी इशूज आ रहे हैं। अब टाटा नैनो को ऐसे बोलते हैं कि फेलियर प्रोडक्ट है, बट टाटा की केस स्टडी आप पढ़ो नैनो की। उन्होंने टाटा नैनो गाड़ी बनाते टाइम 40 पेटेंट्स रजिस्टर किए, कार टेक्नोलॉजी में 40 न्यू पेटेंट्स। मतलब क्योंकि ट्रेडिशनली गाड़ी जैसे बनती है, उस तरीके से गाड़ी बना के तो कॉस्ट बैठता नहीं। तो उनको हर चीज में ना सस्ता रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ा विथ मेंटेनिंग अ बेसिक क्वालिटी। वो रिप्लेसमेंट करने में उन्होंने डिजाइनिंग में इतने इनोवेशन कर दिए कि वो हर चीज पेटेंट कराते गए ना, तो 40 से ऊपर पेटेंट है टाटा नैनो के साथ जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी के नाम पे। इतनी चीजें अंदर इंटरनली उन्होंने
ऑल्टरनेटिव ढूंढे कि इसको सस्ता कैसे करें। तो रिसर्च टीम ने कितनी मेहनत की होगी, 50 40 50 पेटेंट लेना कोई मजाक की बात है। उस पर कितने लोगों ने दिमाग लगाया होगा और बाद में प्रोडक्ट हो गया फ्लॉप, तो वो पर्सनली हर्ट होता है उन लोगों को भी जिन्होंने उसमें मेहनत की होगी। वैसे तो हर ब्रांड में अलग अलग है। सैमसंग देख लो, सैमसंग क्या कर रहा है, कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहा है, महंगे वाले कस्टमर, मिडिल क्लास या सस्ते वाले, सबको। हाँ एग्जैक्टली, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। और दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दैट डिफरेंशिएशन। आपको 1500 रुपए का सैमसंग का फोन मिलेगा नोकिया जैसा, और आपको एप्पल जैसा चाहिए ना तो उससे बेटर भी मिलेगा। तो उन्होंने वो सीरीज पूरी अलग बना दी ना, वो नोट सीरीज, एस सीरीज, हाँ वो S24 अल्ट्रा, सोशल मीडिया पे कितना चलता है। वो फोटो खींच के दिखा रहे हैं कि एप्पल में खींचो, इसमें जूम खींचो। हाँ वो आपको प्रीमियमनेस दिखती है। तो कंपनी का विजन ये है कि हमें ना हर सेगमेंट में रहना है। हम एकदम बेसिक वाले कोई फोन बेचेंगे, मिडिल क्लास पब्लिक को 15,000 20,000 25,000 का फोन चाहिए है, 30 40 वाला भी है, 50 60 वाला भी है, 1.5 लाख का फोन चाहिए तो भी हम बेचेंगे। और आपको प्रीमियमनेस 1.5 लाख वाले में फील करवाएंगे भी। तो उन्होंने हर सेगमेंट को कवर किया। तो ये नीश मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केट सेगमेंटेशन, सभी को वो लोग ने कवर कर लिया। तो हर कंपनी की स्ट्रैटेजी अलग अलग है। तो मार्केट लीडर नंबर 1, मार्केट चैलेंजर नंबर 2, मार्केट फॉलोअर जो आराम से बैठा है। हम अपनी अपने हमको कोई जल्दी नहीं है, आराम से आएंगे जब मन करेगा। टेलीकॉम में देख लो अपना BSNL, मार्केट फॉलोअर। पूरी दुनिया 5G पे आ गई, 6G का ट्रायल कर लिया, ये बोले हम 4G लेके आ गए। बोले थोड़ा लेट नहीं हो गए? सरकारी, हाँ हाँ सरकारी कंपनी, वही तो बोल रहा हूँ। तो 4G उनको लेके आना पड़ा। ये मीडिया प्रेशर में भी हुआ है, पब्लिक प्रेशर में भी हुआ है। बिकॉज रिलायंस वाला रेट बढ़ाता जा रहा है रिचार्ज के। अब पब्लिक बोल रही है बहुत महंगा है, तो मोनोपोली होती जा रही है, एयरटेल वाला भी सेम रेट बढ़ा देता है। तो फिर गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि चलो हम भी अब BSNL में 4G ले आते हैं। और अब पहली बार उल्टा हो रहा है, रिलायंस के कस्टमर BSNL में स्विच हो रहे हैं। पूरा आ, पूरे इंडिया का डेटा जो आता है मंथली, उसमें सब्सक्राइबर बेस जियो का कम हुआ आफ्टर BSNL लॉन्चिंग 4G। बिकॉज लोगों को 5G की कोई नीड नहीं है। इतना फास्ट इंटरनेट होगा वो अलग चीज है, लेकिन 4G भी मोर देन इनफ स्पीड है। अच्छा गांव के लोगों ने तो मोबाइल में इंटरनेट देखा भी नहीं अभी इतना अच्छे से, उनके लिए तो 4G बहुत बड़ी चीज है। उनको सस्ता चाहिए, सस्ता दिया ना तो लोग स्विच करेंगे, वैसा हो रहा है। तो ये भी चीज है, दैट इज मार्केट फॉलोअर। और नीश मार्केटिंग अपन ने देख लिया। चल देखें आगे। इसके बाद है एंट्री स्ट्रेटेजी, मार्केट में एंटर करने के तरीके। इंटरेस्टिंग केस, सबसे पहला बोला पायनियर्स। पायनियर वही, ये सिमिलर है, देखो आंसर सेम है। पायनियर मतलब जो सबसे पहले आया मार्केट में, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका भी एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप मैसेंजर का जो सेक्टर है ये, इसमें व्हाट्सएप की आज जो पकड़ है वो इसलिए है क्योंकि वो फर्स्ट था, वन ऑफ इट्स काइंड। हम लोग को ध्यान है, हम लोग स्कूल टाइम में थे, मतलब जब ये व्हाट्सएप आने लगा था ना, तो उससे पहले ना वो मोबाइल में SMS चलते थे, व्हाट्सएप तो था नहीं। SMS में क्या होता था, एक तो हम लोग वो आखिरी जनरेशन जो बच गई है सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ना उससे, हम लोग थोड़ा पढ़ के निकल गए, तब ये सब चीजें ज्यादा बढ़ने लगी। बिफोर जियो वाले एरा में हम जी रहे थे ना, तो हम पढ़ाई करके पास हो गए, फैक्ट तो यही है। अब तब क्या SMS चलते थे, और SMS का पैक होता था, वो महीने का कुछ है ना, पहले आते थे 250 SMS। जब हमको मोबाइल फोन मिला था तो 30 रुपए का पैक था, 250 SMS पूरे महीने का, पर डे नहीं। तो 250 SMS में पूरा महीना चलाना है। अब इतने में आप कितनी बात कर लोगे? और 161 कैरेक्टर होते हैं एक SMS के, उससे ऊपर जाता है 2 SMS काउंट होते हैं। तो हम लोग क्या है, वो शॉर्ट हैंड में लिखते थे, एक एक वर्ड बचा बचा के। तो आजकल तो जो हैशटैग बनाते हैं कुछ भी नहीं है, उससे छोटा छोटा करके लिखते थे, क्योंकि 161 कैरेक्टर में मैसेज पहुंचाना है। और 250 SMS पूरे महीने के, मतलब रोज के 8 हो गए। तो उतने में जिससे जो बात करनी कर लो, उसके बाद मैसेज करोगे तो पैसे लगेंगे, क्योंकि 250 SMS तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो वो टाइम था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 99 रुपीज में 1000 SMS पर मंथ। जैसे ये पैक आया हम लोग खुश हो गए, अब 4 गुना ज्यादा मैसेज मिल रहे बात करने को, मोर देन इनफ है। बचते थे वो भी, खत्म नहीं होते थे। उसके बाद एक बार व्हाट्सएप आया, तो किसी ने ऐसा बोला यार फोन में ऐप डाउनलोड कर, इसमें जितने मैसेज चाहो उतने भेज सकते हो। हमने बोला झूठ मत बोलिए, ये कोई प्रैंक करने का तरीका नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये कंपनी वाले एक एक SMS का 1 1 रुपया मांगते हैं, पैक होता है उसमें खाली 1000 SMS देते हैं। अगर इन्होंने ऐसा व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया, इनका धंधा बंद हो जाएगा। हम तो ऐसे बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं डाउनलोड करके देख। फिर किसी ने डाउनलोड किया, करके बताया। हम पहले बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे तो नहीं कट रहे हैं एक मैसेज भेज के चेक कर रहे हैं कि 1 रुपया कटा तो नहीं, SMS तो नहीं कटे, वैसे चल रहा है। तो यकीन ऐसा लग रहा है हम कोई होते ना एकदम जंगल से आगे, पता ही नहीं शहर में क्या हो रहा है। हाँ ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है। तो हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं, बोले सच में ऐसा है क्या? तो धीरे धीरे व्हाट्सएप जो ग्रो हुआ ना, तब वो एकदम ही अलग चीज बन गई। अब मार्केट में पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहला सॉफ्टवेयर जो फ्री मैसेजिंग की सर्विस दे रहा है, और आपको उसमें SMS का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। पायनियर है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। आज भी देख लो व्हाट्सएप के लेवल पे कोई और कंपनी नहीं पहुंच पाई। और ऐसे मैसेंजर और कितने लोगों ने निकाले। टेलीग्राम आया, एक हाइक आया था, हाँ स्टिकर वाला,
अब ये क्या है ना, एक तो इंडियन कंपनियों की मतलब हरकतें ही ऐसी है, ये लोग पहले क्या है, दूसरे का बिजनेस पूरा कॉपी करते हैं, फिर उसमें दो फीचर ज्यादा ऐड करते हैं, फिर लगता है कि इसे आगे निकल जाएंगे। हाइक वाले ने वही किया, जो जो व्हाट्सएप वाला दे रहा था वो सब हाइक वाले ने दिया, और साथ में स्टिकर जोड़ दिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, तो यंग जनरेशन सारी हाइक पे आ गई। अब एक व्हाट्सएप चल रहा है, साथ में हाइक चल रहा है, फिर टेलीग्राम वाला आया, बोले रुको अभी मैं लेके आता हूँ, 2 GB की फाइल भेजनी है, मूवी डाउनलोड करनी है, जितनी भी इलीगल चीजें हैं, सब मेरे पास अवेलेबल है, आ जाओ। वो टेलीग्राम वो लेके आ गया। देखिए वीडियो पायरेसी क्या होती है मैं बताता हूँ। पिक्चर थिएटर में दोपहर को रिलीज होती है, सुबह मेरे पास आ जाती है, ठीक है, अलग चल रहा है। हर किसी ने अपने अपने जो भी ट्रिक्स थे वो लगा लिए, लेकिन आज भी व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ना बोलते हैं मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, चेंज हो गया ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये है कि कोई कितना, अब देखो वो फर्स्ट मूवर है, आपने स्टिकर डाले, उसने भी स्टिकर डाल दिए, आपने 2 GB की फाइल अलाउ की, इसने भी कर दी, आपने 250 मेंबर का ग्रुप बना दिया, इसने बना दिया, बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप बिजनेस भी लेके आ गया, तो वो लोग भी तो इनोवेशन करेंगे ना। बट मार्केट में पहले आने की वजह से ना सबके दिमाग में नाम चिपक गया, और सब लोग बोलते हैं व्हाट्सएप कर देना, ये कोई नहीं बोले टेलीग्राम कर देना। अब टेलीग्राम पे बात हो सकती है, हाँ अपनी जनरेशन अलग है, अपन व्हाट्सएप पे भी चैट करते हैं, स्नैप पे भी करते हैं, इंस्टा पे भी करते हैं, और कितनी बार तो एक ही इंसान से तीनों जगह कर रहे होते हैं, हाँ वैसा भी होता है, ठीक है, वो अलग है। लेकिन नॉर्मल काम के लिए सब व्हाट्सएप ही यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो ये है पायनियर वाली स्ट्रैटेजी, और इसमें इसका क्या फायदा है वो आपको बता दिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बाकी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फिर कोप अप कर पाना वैसा। इसके बाद देख लो क्लोज फॉलोअर्स, ये वही है, पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट थोड़ा हिट होगा ना, हम भी अपनी कॉपी लेके आ जाएंगे वैसे, और चला लेंगे। लेट एंट्रेंट्स वाले जो लास्ट में आएंगे एकदम, तो ये सेम पॉइंट्स हो गए एग्जैक्टली जैसे अपन ने आगे वो 4 पॉइंट्स देखे ना, मार्केट, पायनियर्स और नीशर्स और वो सारा वो सिमिलर है। ये पूरा आपका मार्केटिंग वाला फंक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ वैसे। बोलो इसमें कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बोलो। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद ना एचआर वाला है, एचआर वाला थोड़ा ओके है, उसको बाद में देखते हैं, है वैसे छोटा। नहीं नहीं रुको तो सही, वही देख रहा हूँ क्या पहले कराऊँ, उल्टा करते हैं, एचआर वाला ले लो क्योंकि छोटा पॉइंट है, प्रोडक्शन वाला बड़ा है, फिर उस पर जाएंगे टाइम लग जाएगा, उतना नहीं जाना है। एचआर वाले 1-1.5 पेज का ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, एचआर मैनेजर, सुना आपने इनके बारे में कुछ, क्या काम होता है इनका? हाँ वही, क्या क्या सुना है बताओ। हाँ, अपॉइंट करते हैं मतलब टीम में या स्टाफ में लोगों को, ये मेन काम है, और कुछ, और क्या रोल है इनका? अपॉइंट करनी, हाँ वो फ्राइडे सैटरडे कुछ गेमिंग सेशन होता है, हाँ, हर फ्राइडे नई गेम खिलवानी है। कॉर्पोरेट सैलरी, हाँ, जो जितने भी एचआर मैनेजर है आज की डेट में वो इवेंट प्लानर्स हैं, तो हाँ फन फ्राइडे, वीकेंड सैटरडे, कुछ ना कुछ स्कीम लगाते हैं कंपनी में, और गेम वेम खिलानी होती है, कभी पेंटिंग बना रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी कंपटीशन रख रहे हैं, ठीक है, अभी लूडो खेल रहे हैं, हाँ कैरम खेल रहे हैं, ये सब भी टाइम पास करवाना पड़ता है। अगर आपके इवेंट मैनेजमेंट स्किल अच्छे हैं तो ये आप आज की डेट में एचआर का काम कर सकते हो, नहीं तो आप एकदम बोरिंग वाली कैटेगरी में आ जाओगे वैसे। दूसरा गालियां भी खानी पड़ती है, सैलरी नहीं बढ़ाओगे लोग गुस्सा होंगे, इंटरव्यू में फेल कर दोगे लोग गालियां देंगे, तो बड़ा खतरनाक काम है। और फिर सबके पीछे भागना पड़ता है, जैसे ही वो एम्प्लॉय रेजिग्नेशन रखता है ना, अरे क्या हो गया यार, आजा बैठते हैं बात करते हैं, फिर उसको मस्के लगाओ, कंपनी छोड़ के मत जा। अच्छा एम्प्लॉय और जा रहा है, अब उसको जाना नहीं है, उसको चाहिए हाई सैलरी, अब वो आपको धमकी दे रहा है कि भाई या तो पगार बढ़ाओ नहीं तो मैं चला। तो वो एक ही तरीका है, रेजिग्नेशन सबमिट कर दो। अब ये सब चीजें क्या है, थोड़ा सा वो बार्गेनिंग चलती रहती है। तो एचआर का बेचारे का ये भी काम होता है कि जो कंपनी छोड़ के जा रहा है, अगर सीनियर मैनेजमेंट बोले यार इसको रोको, ये काम का इंसान है, तो फिर उसके साथ नेगोशिएट कैसे करना है, कितना पे बढ़ाना है क्या नहीं, ये सब की चीजें होती है। बट आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपकी कितनी वैल्यू है कंपनी में। अब आपका काम उतना अच्छा नहीं है, और आप सोच रहे हो यार सैलरी बढ़वानी है तो रेजिग्नेशन रख देता हूँ, क्या पता वो सामने एक्सेप्ट ही कर ले तुरंत। ये थोड़ा थ्रेट है, तो अपने सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपने जोश जोश में रख दिया, और उन्होंने बोला हम तो वेट ही कर रहे थे कब जाएगा, अब कोई पूछ ही नहीं रहा आपको, आप वेट कर रहे हो, बोले कोई तो सैलरी हाइक ऑफर करे, बोले क्यों करे, वो तो जो दे रहे थे उनको लग रहा था ज्यादा है, तो हो सकता है आपको ऑफर ही ना करे, तो ये रिस्क है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन ये कंपनीज में चलता है। तो एचआर का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं और फंक्शंस में क्या क्या आएगा, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रैटेजी वाइज क्या इंप्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, जो अपन बात कर रहे थे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कंपनी की नीड है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ये सब चीजें बोलिए। अब सीधा स्ट्रैटेजी देखते हैं। पहले तो बोला करंट कैपेसिटी असेस कर लो, कितना स्टाफ हमारे पास है, कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ओवर स्टाफिंग तो नहीं कर रखी है तो फिर निकालना पड़ेगा, अंडर स्टाफिंग है तो फिर रिक्रूटमेंट कर लो, तो ये सब देखना है। रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कितनी आएगी उसका एनालिसिस करके गैप एनालिसिस कर लो, अभी कितना स्टाफ है और कितना चाहिए,
उसको आप अगर देख लोगे तो मालूम पड़ जाएगा कितना रिक्रूट करना है। और क्या पॉइंट्स है, एक बोला है रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, पहला तो है स्टाफ को रिड्यूस करना, भाई ज्यादा लोग हैं तो निकाल दो, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग हो गया एक तरीके से। दूसरा बोला रीग्रुपिंग टास्क। रीग्रुपिंग का मतलब है जॉब्स को इस तरीके से डिजाइन करो किससे क्या काम करवाना है कि एफिशिएंसी बढ़े, और जो टीम्स बनेंगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। होता है ना टीम में, कोई फ्रेशर भी होगा, कोई यंगस्टर भी होगा, कोई एजेड भी होगा, उस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये एचआर को सब देखना होता है, क्योंकि अब कंपनीज में सबको इंडिविजुअल नहीं काम करते, प्रोजेक्ट्स पे छोटी छोटी टीम्स काम करती है। तो भाई मेरे पास 100 एम्प्लॉय है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे 5 लोग काम कर रहे हैं, इस पे 3 कर रहे हैं, इस पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वो टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो भी एचआर को डिसाइड करना है, ताकि सही बैलेंस होगा ना, तो टीम आगे ग्रो करेगी, नेसेसरी रहेगा। तो ये सब पॉइंट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जो नए रिक्रूट्स आएंगे उनकी ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजीज में वही बोला है कि किस तरीके से रिक्रूट करना है, इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, क्या स्किल्स चेक करने हैं, वो सब डिसीजन लेना। आउटसोर्सिंग स्ट्रैटेजी, कितना काम खुद करवाना है, कितना काम आउटसोर्स करना है, मतलब स्टाफ रखूं कि किसी एजेंसी को पैसे दे के काम करा लूं, ये भी तो एक डिसीजन होता है। तो ये हमारे यहाँ फुल टाइम स्टाफ रखूं या क्या करूं। अब जैसे सपोज मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कि भाई यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करना है, तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं फुल टाइम मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय ही रख लूँ और उसी को समझाता रहूँ कि भाई यूट्यूब पे ऐसे कर, या उसको आता हो तो वो करता रहे, मैं सैलरी पे करूँ। या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, उनको हायर कर लो, उनको बता दो कि भाई मेरा पेज आप हैंडल कर लेना, आप देख लो। और मैंने उनको पैसा दे दिया, उनका स्टाफ काम कर रहा है, उनकी टीम कर रही है, मुझे वो काम नहीं देखना कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो आउटसोर्सिंग करें या स्टाफिंग करें, वो एचआर की चॉइस हो सकती है, वो सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटीज के साथ कोलैबोरेट कर लेना। कितनी बार ऐसा भी होता है कि दो कंपनीज जो आपस में डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है, लेकिन टर्म्स और रिलेशन अच्छा है, तो आपके एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे आएंगे, काम सीखेंगे, हमारा वर्क कल्चर समझेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो एम्प्लॉयज को भी दोनों कंपनीज में भेजा जाता है, ताकि आप जाओ वहां से कुछ सीख के आओ, कि भाई उनका ना अकाउंट हैंडलिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और हम कोई कंपटीशन में तो है नहीं। तो भाई हमारा स्टाफ कुछ दिन वहाँ काम करेगा, उनके स्टाफ से सीखेगा, और फिर वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा। ऐसा कोलैबोरेशन या इंटरचेंज ऑफ नॉलेज भी होता है, तो कंपनीज में ये सब चीजें चलती है। नेक्स्ट है रिटेंशन स्ट्रैटेजी। ये सबसे खतरनाक चीज है, एम्प्लॉय को पकड़ के कैसे रखना है। रिटेंशन मतलब उसको जाने नहीं देना है। तो अच्छे एम्प्लॉयज पे क्या है ना, कंपनी का भी ध्यान होता है, और वो लोग कोशिश करते हैं कि यार इसको भागने मत दो। और अच्छा एम्प्लॉय है तो उसको दूसरी कंपनी वाले भी अप्रोच करते हैं कि यार वहाँ काम छोड़ दे, यहाँ पे आ जा, ज्यादा पैसे ले देना, ये सब चलता है। बीच में आया था कोविड के टाइम पे आईटी सेक्टर की बात हो रही थी, बड़ी कंपनीज की बात हो रही थी, तो हर कंपनी एक दूसरे के एम्प्लॉय को लेने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा पैसे देंगे, हमारे यहाँ के काम कर लिए, सब चल रहा था। तो बड़ी कंपनी इससे बहुत परेशान हो रही थी। और आईटी में क्या हो रहा था, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस, टीसीएस, ये सब 4-5 बड़ी कंपनी, स्टाफ इसी में घूम रहा है। एक को बोलता है मेरे को दूसरे से ऑफर है, या तो सैलरी बढ़ा या वहां पे जा रहा हूँ, ऐसे कर करके घूम रहे हैं। तो सैलरी तो ऐसी बढ़वाई है लोगों ने धमकियां दे दे के कि अभी सबको स्टाफ की जरूरत है, मैं दूसरी कंपनी वाला ज्यादा पैसे दे रहा है, उसमें चला जाऊंगा। तो बड़ी कंपनी वाले ने एंड में समझ गए कि ये लोग अंदर अंदर घूम रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हुआ, सबकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन कंपनी का पीएनएल माइनस में जा रहा है। तो कंपनीज ने ये डिसीजन ले लिया कि एक दूसरे के एम्प्लॉय को अप्रोच नहीं करेंगे। अब रिलायंस और अदानी ग्रुप का अग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने ये बोला कि भाई आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के हमारे यहाँ आएगा तो हम नहीं रखेंगे, एंड वाइस वर्सा। ऐसा अग्रीमेंट किया, क्योंकि वो प्राइस बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है ना, काम वो उतना ही कर रहा है, वहां पे सैलरी अच्छी मिल रही है, लेकिन अननेसेसरी के एक दूसरे के एम्प्लॉय उठाने के चक्कर में कि भाई इसका एम्प्लॉय मेरे यहाँ आ जाएगा ना तो मेरी कंपनी बेटर हो जाएगी, फिर क्या है वो सैलरी बढ़ा के दो। अल्टीमेटली ये हो रहा है कि काम उतना नहीं कर रहा है जितना उसको पे कर रहे हैं, प्रॉफिट गिरता जा रहा है, जितना सैलरी एक्सपेंस बढ़ेगा सीधा सीधा पीएनएल पे इम्पैक्ट होता है। तो दोनों कंपनीज ने ये अग्रीमेंट कर लिया कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉय को डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं करेंगे, और अगर कंपनी छोड़ के आएगा तो उसको प्रेफर भी नहीं करेंगे। तो वो ना इधर उधर करने वाला काम बंद हो जाएगा, और अननेसेसरी कंपनी के लॉस नहीं होंगे। ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन। ये तो फिर जो नया स्टाफ आया, नया रिक्रूट आया, अब वो किसी को जानता नहीं है, तो आके बेचारा साइड पे बैठा हुआ है, तो सबसे भाई कांटेक्ट करवा दो, कम्युनिकेशन करवा दो, तो दैट इज ऑन बोर्डिंग। और ओरिएंटेशन, जान पहचान करवा दो, कोई टीम में उसको अपॉइंट कर दो, 2-4 लोगों से हाई हेलो करवा दो, तो धीरे धीरे करके क्या है वो बोल मिल जाएगा सबसे, तो बात करेगा तो उसको काम भी समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये सब काम भी एचआर का है, इंट्रोड्यूस करवाना। मेंटरशिप प्रोग्राम्स, उसमें वही है, नया रिक्रूट आया है, फ्रेशर है, उसको काम उतना डिटेल में नहीं आता है, ट्रेनिंग आपने बेसिक दे दी, बट उसको ना किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ टीम में रख दो जिसको एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो साथ साथ में वही सिखा देगा। आप इंटर्नशिप में जाओगे तो भी ऐसे ही होगा। आप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे तो कोई ऐसा भी होगा जिसने 6 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने 12 महीने पहले ज्वाइन किया होगा।
तो आपका एम्प्लॉयर को थोड़ी सब कुछ सिखाएगा आपको, वो सिखाने नहीं बैठा, वो तो अपना काम कर रहा है। आप तो एज अ स्टाफ वहाँ पे जा रहे हो ना, तो वो तो धक्के खाते हुए सीखना है। अब यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको स्पेसिफिक पढ़ाने बैठा हूँ, वहाँ थोड़ी आपका एम्प्लॉयर आपको बैठ के पढ़ाएगा, देखो ये फॉर्म ऐसे भरते हैं, ये वेबसाइट पे जाओ, ये करो वो करो। वो तो आपको भी सीनियर से सीखना है। वो क्या करेंगे ना, जो 1 साल पुराना स्टाफ होगा जिसको काम आ चुका है, उसके साथ आपको बिठा दिया। अब देखते हुए करते हुए उससे पूछते हुए समझ जाओगे, सीख जाओगे, फिर आप सीनियर हो जाओगे एक पॉइंट पे। तो टीम उस तरीके से बनाते हैं कि सीनियर मेंबर और जूनियर मेंबर को साथ में आप टीम अप कर दो, अपने आप जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो हो जाएगी। तो एचआर का काम है, उसको ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन, उसकी सैलरी बोनस जो आपने बोला वही डिसाइड करता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, दो कैटेगरी के होते हैं, एक को अवार्ड से फर्क पड़ता है, एक को रिवॉर्ड से। दो कैटेगरी होती है, एक को सिर्फ पैसे चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ मुझे पता है, सैलरी बढ़ा दो, तारीफ नहीं करोगे चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरी तारीफ करते हो कि नहीं करते हो, मॉनिटरी फॉर्म में दिखना चाहिए कि मेरी तारीफ हो रही है, मुंह पे कुछ मत बोलो। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं ना, उनको सिर्फ तारीफ सुननी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया सर, थैंक यू थैंक यू, उस चक्कर में वो और 4 काम करके देगा आपको, क्योंकि उसको ना अप्रिसिएशन से अच्छा लग रहा है। पैसे वैसे ठीक है, सैलरी मेरी सही है, वो ऐसा इशू नहीं, लेकिन हम 2 4 बार तारीफ कर दिया ना, खुश हो जाए। तो एम्प्लॉयज को उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है, जिसको अवार्ड से फर्क पड़ता है उसको रिकग्निशन दे दो, उसको तारीफ कर दो, जिसको पैसों से फर्क पड़ता है उसको पैसे दे दो। वो बैलेंस करना आना चाहिए एचआर को वैसा। तो ये जो है रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो कंपनीज में चलता है, रिकग्निशन सिस्टम भी चलता है। मैंने डोमिनोज में देखा था, डोमिनोज वाले करते हैं ऐसा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, देखा है कभी ऐसा? और डीमार्ट वाले भी करते हैं अब काफी, जूडियो में भी होता है। तो कंपनीज ने शुरू किया, बट मैंने बहुत साल पहले डोमिनोज में देखा था सबसे पहले। तो वहां पे उन्होंने क्या है, वो बिलिंग काउंटर के ऊपर ना एक वो प्लेट लगा रखी थी, उस पे उसका फोटो, उसका नाम, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द वीक। फिर अपने क्या काउंटर पे ऑर्डर देके ना उसको ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा ये कौन है, स्टाफ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अपने शक्ल मैच कर रहे होते हैं, अच्छा ये वैसा है। अब क्या होता है ना, वो एम्प्लॉय को वहां पे उसका फोटो लगा, उसका नाम आ गया, 4 लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो रिकग्निशन मिलता है ना। तो बाकी एम्प्लॉयज को क्या लगता है, यार इसका नाम आ गया, मेरा भी आना चाहिए, इससे बेटर काम करूंगा, ठीक है, मेरा नाम आ जाए, तो कंपटीशन में आ जाते हैं। तो अपने आप कंपनी का फायदा भी होता है, आपको थोड़ा सा रिकग्निशन मिल जाता है वैसे। अगला पॉइंट देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने रखा ही नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सारी बातें होती है, ठीक है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, ये वो बहुत सारे। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में रूल पास किया इन्होंने, कुछ पता नहीं ब्लैक आवर्स या कुछ नाम रखा है उस टर्म का, कि ऑफिस आवर्स के बाद ना आप स्टाफ को फोन नहीं कर सकते। हाँ, और वीकेंड पे कॉल नहीं कर सकते, मतलब मंडे टू फ्राइडे सपोज आपकी मॉर्निंग 9 to इवनिंग 7 की जॉब है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको मंडे टू फ्राइडे में 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता, और सैटरडे संडे छुट्टी है ना तो फोन नहीं कर सकता, कोई मीटिंग नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं, थोड़ी देर ऑफिस आ जाओ ये अर्जेंट है, कुछ नहीं। अगर किया ना तो वो इलीगल हो जाएगा, ऐसे लॉज पास किए ऑस्ट्रेलिया में, वैसा है। तो ये इंडिया में तो ये चलेगा ही नहीं। इंडिया में तो ऐसा है ना कि आप टिफिन में सब्जी कौन सी खा रहे हो ना, वो भी आपके बॉस को पता होगी, ऐसा है। वो तो हर चीज पूछेंगे, इंटरफेयर करेंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज में जो है सिचुएशन अलग है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो करते रहना पड़ेगा, काम सिखाते रहो उनको, कुछ नया आएगा तो डेवलप भी करना है। स्कूल्स में भी होता है ना, जैसे अभी वो बीच में एजुकेशन पॉलिसी चेंज की, तो अब जो टीचर्स हैं उनको भी तो अपडेट करना पड़ेगा। तो स्कूल का ही तो काम है कि टीचर्स को अपडेट करे कि ये पॉलिसी है और अब हमें ऐसे पढ़ाना है, इतने साल से आप जो पढ़ा रहे हो वो सिस्टम चेंज हो गया। दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, एचआर का ही काम है सबको पूछना, भाई कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंपनी में सब सही तो चल रहा है। फिर आप भी बोल रहे हो, बोले यार खाना बहुत बेकार होता है कैंटीन में, कुछ करवाओ यार, दाल है पानी है पता ही नहीं चल रहा है, चावल पे सूखे सूखे हो, ढंग का खाना बनवाओ, और वॉशरूम को साफ रखो कम से कम। फिर वो एचआर भी सोच रहा है, बोले ये दिन के लिए मैंने एमबीए इन एचआर किया था कि वॉशरूम साफ रखने है कि नहीं, वो भी मेरे पास आ रहा है वैसा। अब पूछोगे फीडबैक मांगोगे तो फीडबैक में कुछ भी आ सकता है ना, ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर, वो तो जानबूझ के हो जाता है ना कि भाई यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर्स के फिर तो मजे लेने हैं ना, कि हम क्लास में जितना डाटा है बाहर निकाला है, और देखो फीडबैक फॉर्म में क्या होता है। वो फिर तो क्या है ना, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है उनको पढ़ के समझ में आ जाता है, ये तो बच्चों ने खाली खिंचाई करने के लिए सब नेगेटिव लिखा हुआ है। पर कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो वो है। बट ठीक है, आपका हक है मजे लेना, तो आप ले सकते हैं, कौन मना करता है। नेक्स्ट क्या है, डीलिंग विद चेंज, ऑब्वियसली। फॉस्टरिंग टीम वर्क, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए, ये सब साथ में मिलकर काम करो तो मेरे लिए अच्छा है, तुम झगड़ते रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। टीम सेलिब्रेशन, ये भी होता है, मैंने आपको बोला ना, इवेंट मैनेजर। क्या है ना, कोई कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया किसी टीम ने, क्लाइंट खुश हो गया, टाइम टू टाइम काम खत्म हो गया, अब उसका सेलिब्रेशन रखा है, ऑफिस में पार्टी करेंगे, पिज्जा मंगवाएंगे, गाने वाने बजाएंगे, डांस करेंगे, ये सब टाइम पास करवाना पड़ता है। एम्प्लॉय का मन लगना चाहिए। तो जनरेशन जैसे चेंज हो रही है ना, वैसे एचआर प्रैक्टिसेस और टफ होती जा रही है, क्योंकि अपनी जनरेशन बोर बहुत जल्दी हो जाती है। आधे लोग जॉब इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि बोर हो गया हो, जेन्यून प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन पहले के लोग क्या एडजस्ट कर लेते थे, अरे 25 25 साल से एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं,
उसी पोस्ट पे। तो यार पागल हो गया, 25 साल मतलब पूरा जन्म निकाल दिया तुमने। अब अगला मौका सीधा अगली लाइफ में मिलेगा, कुछ तो नया एक्सप्लोर करते लाइफ में। और अपने तो ऐसा 2 साल हो गए यार, एक ही काम कर रहा हूँ मैं। आजकल एम्प्लॉय बोले 2 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, 2 ही तो साल हुए, बोले तो 2 साल हो गए। आर्टिकलशिप में आते थे, 21 महीने की आर्टिकलशिप है, सेम ही काम करता रहूंगा। मतलब पहले शुरू तो कर ले भाई, जो काम होता है वो सीख तो ले, क्या है क्या पता। पर ऐसा थोड़ी ना एक फॉर्म एक बार भरेगा और सब कुछ आ गया। 2-4 बार भरेगा तो प्रैक्टिस होगी ना। तो बोले अब वो 21 महीने में ज्यादा लग रहे हैं। बोले आरओसी का काम 21 महीने तक तो नहीं करूंगा। बोले क्या होता है आरओसी के काम में? बोले वो तो जाऊंगा तो पता चलेगा। जा फिर मैंने, सीधी बात है, मैं जाके पहले पता तो कर क्या है। इतनी क्या जल्दी है? 21 मंथ भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने जन्म निकालने हैं आपको वहां पे, वो चीज है। होता है, लाइफ फास्ट हो गई ना। हाँ, तो टीम सेलिब्रेशन जरूरी है। एचआर का काम ये है कि एम्प्लॉय खुश रहे। तो कंपनीज में पूरे गेम जोन बना रखे हैं। हाँ, फुल टाइम पास, ठीक है। हाँ, आपको टाइम दे देते हैं, आप लंच टाइम में खेल सकते हो, इवनिंग ब्रेक टाइम में खेल सकते हो। हाँ, जिम है, स्नूकर टेबल लगा रखा है। हाँ, वो डार्ट गेम लगा देते हैं, बॉस का फोटो लगाओ और मारो उसको गुस्सा निकालो, स्ट्रेस बस्टर रिलीफ के लिए। तो स्मोकिंग जोन अलग बना रखा है, सब कंपनी वालों ने ये सब कर रखा है। बोले तुमको जो फैसिलिटी चाहिए यहाँ मिलेगी, तो घर मत जाना, चुपचाप काम करो, वैसा है। तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वीडियो गेम्स लगा रखी है। टाइम फिक्स है कि भाई इस स्लॉट में वीडियो गेम खेलो, कोई रोकेगा नहीं आपको, लेकिन कंपनी में बैठ के वीडियो गेम खेल सकते हो। ड्रेसिंग जो है वो इनफॉर्मल कर दिया। हाँ, स्लीपिंग पॉड। हाँ, वो भी कंसेप्ट आया था, कुछ कंपनी में बात हुई थी। वो स्लीपिंग पॉड होते हैं ना, उसके अंदर सो जाओ। एयरपोर्ट पे सब जगह लगे होते हैं, बोले आधा घंटा नैप ले लो। ये सर्वे हुआ था कि बोले अगर एम्प्लॉय को आधा घंटा नैप मिल जाए ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और देखो, इसमें कुछ गलत भी नहीं है यार। बंदा ऑफिस में काम करने जा रहा है, कोई जंग पे थोड़ी जा रहा है, उसको इंसान की तरह काम करने दो। खाना खाने के बाद नींद किसको नहीं आती है? यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ह्यूमन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि खाली आपके एम्प्लॉय को, बॉस को भी नींद आती होगी, और वो कैबिन में सो रहा है। आप क्यूबिकल पे सो नहीं सकते, क्योंकि वो दिखता नहीं है, आप दिख रहे हो, वो फर्क है। तो बेटर है ना, आधे घंटे का ब्रेक दे दो, आधा घंटा सब चुपचाप सो जाओ, कोई आवाज नहीं करेगा। देखो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या आधे घंटे की नींद के बाद उठोगे ना, आप फ्रेश फील करोगे, तो और 1 घंटा ज्यादा काम करोगे। उसमें वो पॉड में कुछ क्या, इलेक्ट्रिक शॉक वाला सिस्टम, एक बटन दबाया, करंट लगेगा, सब उठ जाएंगे। वही रिस्क है ना, इसलिए लोग ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। देखो, आपका फिर दिमाग वैसे चलता है, नहीं उठे तो उनको भी यही डर है कि नहीं उठे तो क्या होगा। फिर जाने तो तुम नींद में काम करो, लेकिन करो। तो कंपनी वाले ये सब कर रहे हैं, फुल एंटरटेनमेंट आपका। तो कोई कुछ चीज बाकी नहीं रखी है, वीडियो गेम वाला हो गया, सब कुछ रखा है। भाई मजे करो और काम करते रहो। अच्छा, कपड़ों की बात कर रहा था मैं, वो भी कर दिया। आईटी कंपनीज में या जहाँ पे भी, जहाँ बैकएंड काम है ना, कस्टमर फेसिंग नहीं है, वहाँ पे ड्रेस कोड भी हटा दिया है। कितनी कंपनीज में ऐसा, आप जीन्स पहन के जाओ, ट्राउजर पहन के जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ, कोई फॉर्मल नहीं है। क्योंकि जब मुझे क्राउड को हैंडल ही नहीं करना है, स्टाफ ही काम कर रहा है, बैकएंड काम है, तो फिर फॉर्मल्स का क्या मतलब हुआ? अब आईटी जॉब है, लैपटॉप पे बैठे रहना है, 10-10 12-12 घंटे काम करना है, तो वैसे ही आपकी बॉडी अकड़ जाने वाली है। और बैक पेन तो शुरू हो ही जाता है, ऑब्वियसली वो होने ही वाला है। वो कपड़े और परेशान करते हैं। तो उन्होंने ये सर्वे किया कि यार कपड़ों से बंदा और इरिटेट हो रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है। 12 घंटे फॉर्मल कपड़े पहन के बैठना कोई खाने का काम नहीं है। इससे बेटर है कपड़ों का फॉर्मेलिटी हटा दो, या आप डिसेंट कपड़े पहन के आओ, लेकिन आपको जो पहनना है पहनो। फॉर्मल कपड़े कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई कस्टमर नहीं आने वाला, सब बैकएंड टीम है, अपने लैपटॉप पे काम करती चली जाती है। और वही स्टाफ है जो रोज एक दूसरे को देख रहा है, बाकी कोई ऐसा बाहर से आता नहीं है। तो अननेसेसरी हम ये फॉर्मेलिटी क्यों रखें? बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एचआर वाला पार्ट पूरा आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, बस इतना रखते हैं, बाकी के फंक्शंस कल कंटिन्यू करेंगे।